हाँ भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और आगे स्टार्ट करें अपन। कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करो, है ना। और जो डाउट मैं देखता रहता हूँ कमेंट, और जो डाउट होंगे मैं वो ले भी लेता हूँ। तो एक तो कॉमन डाउट वो डेली की डेली वही डाउट आ रहा है कि सर बुक कहाँ से लें। और ये बुक वाला आ रहा है, तो बुक का मैंने कल भी बता दिया था कि बुक किसी भी बुक डिपो पे आपको, अच्छे बुक डिपो पे मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना, जिसमें कल भी मैंने बताया था कि विकास गुप्ता सर के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ये भाई ज़्यादा किसने कर दिया? ठीक है, विकास गुप्ता सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी लिंक डाल रखा है। ऑनलाइन बुक, जो ऑनलाइन स्टोर, ऐसे ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से जो है, ऐसा उसमें डाल रखा है। तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक का कर सकते हो। ठीक है। तो एक तो कॉमन डाउट डेली की डेली ये आ रहा है, सर बुक कहाँ मिलेगी, बुक कहाँ से परचेज करें। तो ये बुक तो किसी भी बुक डिपो पे आपको मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन भी उसको मंगा सकते हैं। तो एक तो ये था। ठीक है। एक डाउट मैंने देखा था उस कमेंट में कि ये कह रखा था कि सर, कि जो धारा 4 है वो खाली नगर पालिका बोर्ड के लिए ही है क्या? हाँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर पालिका बोर्ड के लिए ही है, कि उसमें कोई भी उपबंध की अगर छूट देनी हो, या अगर वो छूट चाहता है तो वो राज्य सरकार के अनुमोदन से छूट प्राप्त कर सकता है। एक तो ये था। दूसरा एक डाउट और पूछा किसी ने कि सर धारा 21A एक बार दोबारा समझाओ। ठीक है। 21A में क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट का ये उद्देश्य था कि भाई युवा लोगों को राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, उसके लिए उन्होंने कुछ कतिपय स्थानों के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी। उम्र की कितनी? 21 से लेकर 35 वर्ष, यानी इस बीच का कोई सदस्य मेंबर है, उनके लिए स्थान आरक्षित करे। फिर उसमें से ये कहा कि भाई मान लो कि SC ST पिछड़े वर्ग वहां, या महिला, उनके लिए अगर कोई स्थान आरक्षित है, तो उसमें से 2 स्थान क्या करे जाएंगे, इनके लिए स्थान आरक्षित करे जाएंगे। और इनके लिए अगर मान लो कहीं 3 से कम स्थान आरक्षित है, तो वहां केवल इनके लिए कितना, 1 ही स्थान आरक्षित किया जाएगा। ठीक है। और मान लो कि जनरल की कोई सीट है, UR की कोई सीट है, वहां पे अगर 5 है, तो 5 पे 1 सीट इन इस वर्ग के लिए क्या की जाएगी, आरक्षित। उसके बाद अगर 5 से ज्यादा हो जाएगी, तो प्रत्येक 5 के लिए 1, बाकी जो बचेगी लिए उनको छोड़ देंगे। जैसे मान लो, मैंने उस समय भी बताया था कि मान लो कि 24 सीट है। कितनी सीट है? 24 सीट। तो इसको कैसे कैसे बांटेंगे? सीधी सी बात है, 5 चौके 20, तो 5 5 5 5 बच गई 4। ठीक है। तो ये सीट एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो कितनी सीटें? 4। और ये क्या छोड़ देंगे? बची हुई जो 5 से कम सीटें हैं वहां एक भी नहीं होगी, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 4। ठीक है। ये 21 से धारा थी। ये तो आपके डाउट थे। ठीक है, आगे चले। और कोई डाउट हो तो आप बता दिया करो कमेंट में, है ना। अपने घर की बात है, अपन देख लेंगे, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आपकी अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी, और जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ याद भी होगा आपके। ठीक है। तो जो अब तक अपन कर चुके उसके बारे में मैं बता दूं आपको। चैप्टर 1 कर चुके, चैप्टर 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके, 5 कर चुके, और चैप्टर 7 कर चुके। सर चैप्टर 1 कौन सा कब करवा दिया? करवा दिया परिभाषा, पहले और दूसरे लेक्चर में। ठीक है, परिभाषा। ठीक है। बाकी जो अभी नए जुड़े हैं वो पूरे डेली, अपने आप को पता है कि 8 बजे क्लास डेली आ रही है, और पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, विद रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको, रूल्स आपको करवाऊंगा। हाँ, इस बीच एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर जो रूल, जो राजस्थान नगर पालिका रूल जो सामान करे वो संविदा वाला 1974 वाला है, उसमें धारा उसके रूल 4 की जो एक क्योरी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सिलेबस होगा, रूल में जाएंगे, ठीक है, तब मैं आपको वहाँ वो क्वेश्चन मेरे याद है, मैंने टेक्निक, आप कह रहे थे कि सर टेक्निकल टीम आपके पास ये पहुंचा है, तो मेरे पास वो डाउट पहुंच चुका है। और जब अपन करेंगे उस क्लास में आपका वो डाउट बता दिया जाएगा, वो रूल्स में करेंगे। ठीक है, इसको बीच में मत लाओ, और उस समय आपको कर लेंगे, वो डाउट का जवाब आपका दे दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले परिभाषा कर ली अपन ने, एक पहले और दूसरे वीडियो में कर ली। ठीक है, जो नए जुड़ते हैं वो पुरानी क्लासें पूरी देख लें, उससे आपके, है ना, आप कनेक्ट भी हो जाओगे सही तरीके से। फिर दूसरा चैप्टर अपन ने पढ़ा, नगर पालिका का गठन व शासन। नगर पालिका का गठन व शासन, धारा कितने? 3 से लेके 50 तक, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, शायद इसके लिए 4 लेक्चर लगे होंगे। उसके बाद चैप्टर 3 कौन सा पढ़ा? सर कार्य संचालन, कार्य संचालन।
वह वार्ड समिति ये पढ़ लिया। धारा 51 से लेके कहां तक है ये, धारा 51 से लेके 66 तक ये पढ़ चुके। उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ा। चैप्टर कौन सा पढ़ा, 4 पढ़ा। कहां से, 67 से 75 तक, धारा 67 से लेके 75 तक, जिसका था नगर पालिका की संपत्ति। ठीक है। फिर पढ़ा 76 से 89A तक, जिसका था नगर पालिका वित्त व नगर पालिका निधि। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया चैप्टर 7 नगर पालिका राजस्व, और ये धारा कहां से थी, 101 से लेके 140। ये पिछले ही कल वाली क्लास में अपन ने नगर पालिका राजस्व 101 से लेके 140 तक पढ़ी थी। तो ये अपन कर चुके हैं और आगे अपन करते जाएंगे। जो भी 11, 12, 13, 14 चैप्टर है, रूल्स हैं, और ये सारी चीजें कर लेंगे, रिवीजन भी अपन करेंगे। तो आप बने रहें आराम से, और कोई भी आपके डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट में पूछिए। ठीक है। आप पता नहीं ऐसे कैसे मरे हुए की तरह आप देख रहे हो, कोई ऐसे कोई डाउट भी नहीं पूछ रहे, और न मैं देख रहा हूँ 2-4 डाउट आते हैं। तो जो भी डाउट आप पूछ लिया करो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। तो कल वाली क्लास का एक बार रिविजन कर ले अगर आप कह दो तो। ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको धाराएं याद करवा रहा हूं, ठीक है, पेयर के रूप में, उसी हिसाब से अपन चलते हैं। तो पहले कहां से थी, 101, 102, 103 और आपके 106 तक, ये धाराएं मैंने एक साथ आपको याद करवाई। क्या था सर, नगर पालिका का राजस्व, आंतरिक राजस्व। ठीक है। क्या क्या था उसमें, कर था, यूजर चार्जेस थे, और आपका फीस व जुर्माना था। फीस व जुर्माना। कर कितने प्रकार के, या तो वो बाध्यकारी कर हो सकता है, या अन्य कर जो अध्यारोपित किए जा सकेंगे। ये आपका क्या था, यूजर चार्जेस था, और फीस में क्या था, विकास प्रभार, डेवलपमेंट चार्जेस, ये था। इसको मैंने धारा क्या बोला, 101 बोला। ये आपकी क्या है, 102 बोला मैंने इसको क्या बोला, 102। ये धारा कौन सी, 103। ये धारा कौन सी, 104। ये धारा कौन सी, 105। और ये धारा कौन सी, 106। ये मैंने आपको ऐसे याद करवाई थी। तो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में जो धारा 101 है वो क्या कहती है कि साहब कर जो नगरपालिका उद्ग्रहित करेगी, नागरिक सेवाओं के लिए क्या, उपभोक्ता प्रभार या उपयोगिता चार्जेज, फीस जो विनियामक कंट्रोल के लिए, वो क्या, किसके लिए, फीस व जुर्माने, जो भी जुर्माने नगरपालिका लगाएगी वो धारा किस में आएगी, 105 में। फिर बाध्यकारी कर राज्य सरकार 102 के तहत लगाएगी। जैसे मान लो कि कोई भी सार्वजनिक व निजी मार्गों पे क्या है, विज्ञापन के लिए कर है, या प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण कर है, या किसी भी प्रोफेशन पे, ट्रेड पे, या आजीविका पे, या नियोजन पे जो कर है वो कौन से में आएंगे, 102 में। फिर मैंने अन्य कर बताए जो आपके वाहनों पे लगेंगे, नौकाओं पे लगेंगे, रोशनी पे लगेगा, सभाओं पे लगेगा, या स्टाम्प शुल्क पे लगेगा, जो कि 10% से ज्यादा नहीं होगा, वो किस में आ रहा था, अन्य कर में। यूजर चार्जेज में मैंने बताया था कि भाई आपके लिए वाटर सप्लाई है, चाहे आपका सीवरेज के लिए है, चाहे पार्किंग स्थान के लिए है, वो किस में आएगा, आपके यूजर चार्जेज में। ये मैंने आपको बताया था। फीस और चार्जेस, जैसे मान लो कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती है, या कोई किसी को लाइसेंस नगर पालिका देती है कि मांस या मछली की दुकान खोलने के लिए, नलकूप लगाने के लिए, वो किस में आएगा, फीस में। विकास प्रभार क्या है, अगर मान लो कोई पुनर्विकास स्कीम कहीं पे लागू हो रही है विकास करने के लिए, तो विकास, जैसे 14 मीटर से अधिक की ऊंचाई का कोई भवन है उसके लिए, या कोई भवन ऐसा है जो कोई विशिष्ट मार्ग पे अवस्थित है उसके लिए कौन से है, विकास प्रभार। तो ये धारा कहां से, 101 से लेकर 106 तक। चलो आगे रिविजन कर ही लेते हैं फटाफट। फिर क्या मैंने बताया, 107, 8, इसमें क्या है कि कौन से, जिनको करों से छूट दी जाएगी, करों से छूट। फिर अगर मान लो कर अधिरोपण कर रहे हैं, कर अधिरोपण कर रहे हैं, तो उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है, कैसे लगाएंगे कर, प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। चलो ठीक है। फिर उसका अधिरोपण, उसका क्या करेंगे, अधिरोपण कैसे करेंगे। ठीक है, अधिरोपण कर दिया। उसके बाद में कि मान लो करों में परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे। राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है उसको स्थगित कर सकती है, प्रतिषिद्ध कर सकती है,
या उसमें सुधार कर सकती है। नगरपालिका भी तो कुछ कर सकती है, साहब कर सकती है, नगरपालिका कहाँ पीछे हटेगी, उसको स्थगित भी कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। तो क्या नगरपालिका 102 व 103 धारा दोनों के कर करेगी? नहीं, नगरपालिका की कितनी 103 के जो कर लगाए हैं नगरपालिका ने वो ही कर समाप्त कर सकती है। और राज्य सरकार तो वही राज्य सरकार है, तो 102 व 103 दोनों के 102 व 103 धारा के जो कर मैंने बताए हैं उनको क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है, प्रतिषिद्ध कर सकती है, सुधार कर सकती है। ठीक है, उसको लगेगी जनसाधारण के हित के प्रतिकूल है या उनके लिए हानिकारक है या मतलब कि उनका कोई औचित्य नहीं है, तो उनको कर सकती है। ठीक है, चलो करों में छूट किसको मिलेगी? जो भी केंद्र सरकार के वाहन वगैरह हैं, राज्य सरकार के हैं, या नगरपालिका की कोई संपत्ति है, या सार्वजनिक स्थल के पूजा स्थल है, उनके लिए कर का अधिरोपण। फिर मैंने अनुसूची आपको बता दी थी कि 108 धारा 108 उसमें क्या है? पहली अनुसूची। उसमें फिर 117 में कौन सी है? दूसरी व तीसरी। उसके बाद मैंने बताया था 130 में कौन सी है? चौथी। 3 और 1 4। 131 में कौन सी है? 3 और 2 5। और 133 में कौन है? 3 और 3 6। ये अनुसूची। तो 108 की अनुसूची में उसके प्रारूप में उसको क्या करेंगे? अपन प्रकाशित करेंगे और उसके बाद नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से क्या लगा देगी? कर। और अधिरोपण जो प्रकाशन की तिथि होगी लोक नोटिस द्वारा क्या लगा देगी? अधिरोपण कर देगी। तो परिवर्तन कैसे करेंगे? परिवर्तन भी 108 और 109 में जो कर लगा रहे हैं उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया से क्या करेंगे? करों में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, चलो आगे। फिर मैंने आपको बताया 113, 115, 16, 17, 18 और आपका 119। 113 में क्या था कि कर का निर्धारण व कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। किस लिए? कि कर का निर्धारण असेसमेंट कैसे करें, ठीक है, मूल्यांकन कैसे करें, उसके लिए टैक्स असेसर की नियुक्ति करेगी। सर 114 में फिर क्या है? कतिपय सूचनाएं, मान लो कर निर्धारक मूल्यांकन के लिए अगर कतिपय सूचनाएं मांग रहा है तो क्या उसको क्या करना पड़ेगा? सूचनाएं अवेलेबल करवानी पड़ेगी, वरना अपनी विवेक बुद्धि से वो क्या उस पे कर लगा देगा। 115 क्या है? सर संशोधनों के परियोजनों के लिए, संशोधन के परियोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। संशोधन कैसे? जैसे आपके मकान का पुनर्निर्माण कर रहे हो या उसमें कोई बहिर्गत भागों को जो या आपके छज्जे वगैरह उसको सेट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या उसकी भी संशोधन की क्या देनी पड़ेगी? आपको सूचना देनी पड़ेगी नगरपालिका को। फिर मैंने इसी के साथ बताया था कि 115 इसमें क्या होता है? या तो 500 रुपए या 3 महीने के कर का 10 गुना, इनमें से जो भी ज्यादा है वो क्या लगेगी? पेनल्टी। इसी के साथ मैंने आगे ये भी बताया था कि 233 में क्या है कि मार्गों को गंदा करने या ठोस अपशिष्ट पदार्थ उस पर फेंकने के लिए भी क्या है? 500 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ता है। ये दोनों मैंने बता दिया था कि एक ही पूरे इसमें जो आपके एक्ट में ये 2 धाराएं ऐसी है जिसमें ये जैसा आपके पेनल्टी लगता है। फिर 116 में कहा कि मान लो जिस व्यक्ति के ये कर लगता है, मूल जो रूप से वो दायी है, जो मूल रूप से जमा कराता है, अगर वो अपनी संपत्ति का हक ट्रांसफर करता है तो उसको क्या? नगरपालिका को सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो, दोनों का दायित्व होगा कि सूचना दे, अन्यथा इस ए पे ही क्या बना रहेगा? जो कर का दायित्व बना रहेगा। या जैसे मान लो एक की मृत्यु हो गई तो उसका वारिस दे या जिसको ट्रांसफर हुआ है उसकी सूचना देगा। सूचना कैसे देगा? सूचना का प्रारूप क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया, 117 की अनुसूची 2 और 3 में लिखित या अलिखित रूप में, उसके लिए दूसरी व तीसरी अनुसूची में। अगर मान लो जिसको ट्रांसफर हुआ है उसका नाम नगरपालिका रजिस्टरों में क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। अब ठीक है, मान लो किस पहले ए आदमी की संपत्ति थी, अब ट्रांसफर किसको कर दिया? बी। तो इस बी को संपत्ति ट्रांसफर हुई ना, तो उसका जो नाम है उसका कौन से रजिस्टर में? नगरपालिका के रजिस्टरों में अंतरित करना पड़ेगा, वरना एक ही लगता रहेगा। ठीक है, बिल किसको जाता रहेगा? एक के। फिर 100 आपकी क्या आ गई? अंतरित नगरपालिका का प्रतिस्थापन, यानी जो ट्रांसफर जिसको क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है। ठीक है, अब 119 ये कहती है कि अगर मान लो आप सूचना नहीं दोगे तो जो भूमि या भवन जिस पे टैक्स लगता आ रहा है, जिसके नाम से टैक्स लगता आ रहा है, उसी के क्या जाएगा? बिल जाएगा। ये आपकी 119 हो गई। आगे चले, फिर मैंने आपको याद करवाई साहब 120, 21, 22, 23, 24 और 25।
मैंने बताया कि 125 और 137 और धारा 121 इस पूरे एक्ट में ऐसी हैं जो किस नाम से जानी जाती हैं, व्यावर्ती के नाम से जानी जाती हैं, छूट के नाम से जानी जाती हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई लेखन त्रुटि हो गई है तो उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल खराब है या बिल अवैध है, ठीक है, ये व्यावर्तियों में सब में आएगा। फिर 120 ये कहता है कि कर मूलतः किससे वसूले, तो कर भैया मूलतः उससे वसूलो, या तो स्वामी से जिसकी जमीन है, या ठीक है जिसका मकान है, या कोई अधिभोगी ऑक्यूपायर है वहां रह रहा है किराए पे, उससे लो, ठीक है। उसके बाद में यही बताया था कि या तो जो पट्टा करता है जिसके पास पट्टा है, या पट्टा करता अगर किसी दूसरे आदमी को बी को देता है तो भी किससे, इससे। अगर ये फिर बी लेके इसको दे देता है किराए पे तो भी किससे, मूल व्यक्ति से ही क्या कर वसूला जाएगा। आदमी जाएगा कहां, अगर आप गड़बड़ अपने हिसाब से नगर पालिका कर का बिल भेज रही है और थोड़ी उसमें गड़बड़ कर रही है तो मैं कहां जाऊंगा, अपील कहां करूंगा। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर बात निगम की हो तो आयुक्त के पास जाएगा, तो फिर परिषद और बोर्ड की बात हो तो तब जाएगा वो डीडीआर के पास, ठीक है। पुरानी क्लास से देखो डीडीआर क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो उसकी समय सीमा क्या होगी, अपील की समय सीमा क्या होगी, 30 दिन होगी, क्या होगी 30 दिन। और कुछ डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ेगा क्या, बिल्कुल जो कर है उसका 25% पहले आपको नगर पालिका में जमा कराना पड़ेगा। तो फिर 123 क्या है, खर्चे। खर्चे क्या था कि जो अपील अधिकारी है जिसको अपील की जा रही है वो, जैसे मान लो अपील, फिर उसमें यह था कि या तो नगरपालिका एक पार्टी है और दूसरा बेचारा वो व्यथित आदमी ए है, तो या तो जिसकी भी गलती होगी उससे खर्चा दूसरे आदमी को दिलवाएगा, नगरपालिका की गलती है तो एक को खर्चे मिलेंगे, अगर इस एक की गलती है तो नगरपालिका को खर्चे दिलवाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, सिविल व दांडिक न्यायालयों की अधिकारिकता, तो इनका कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा, खाली अपील अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा। और अपील प्राधिकारी 90 दिन के अंदर अपना फैसला दोबारा रिव्यू कर सकता है। तो ये कौन सा था, 125 तक। चलो आगे, फिर मैंने आपको एक ही साथ धाराएं याद करवाई, 126, 27, 28, ठीक है, और कहां तक याद करवाई आपको, 137 तक। इसमें क्या था, इसमें था दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। कैसा दायित्व है, कर का दायित्व है, ठीक है। ये सूचनाएं मांगेंगे कि भाई कर का दायित्व के लिए कि भाई कौन कर देगा, कौन स्वामी है इसका, कौन इसका मालिक है, तो दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि 126 और इस 26 का आधा कितना, 13, तो 213। 213 क्या है, यहाँ पे नालियों आदि नालियों के बारे में है, तो इन दोनों में जुर्माना कितना है, 1000 रुपए। ये मैंने बताया था कि ये दोनों एक साथ याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें अगर पुरानी क्लास से आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा जिस प्रकार से मैं जुर्माने आपको याद करवा। तो भाई कर वसूलेगा कौन, वसूलेगा अपना ईओ वसूलेगा, ठीक है। कर कौन वसूलेगा, ईओ वसूलेगा, या जिसको वो बोलेगा वो वसूलेगा। फिर अगर कर वसूलने के लिए क्या क्या करते हैं बताओ, बिल देंगे। भाई ऐसे थोड़ी है जाके उसके घर पे खड़े हो गए, लाओ इतने रुपए बन रहे हैं आपको, उसको बिल देना पड़ेगा। फिर बिल में क्या है, बिल में अंतर्वस्तु, बिल में क्या है, बिल की अंतर्वस्तु क्या क्या है बिल में, तो बिल में क्या होगा, राशि होगी, अपील करने की अवधि होगी, ठीक है, या जो भी मतलब पेनल्टी है कितनी लगेगी वो होगी, तो बिल की अंतर्वस्तु। उसके बाद में यह है 130 में क्या है, डिमांड नोटिस, मांग का नोटिस। ये क्या आ गया, मांग का नोटिस का क्या मतलब है कि अगर आप बिल 15 दिन के अंदर जमा नहीं कराते हो तो आपको डिमांड नोटिस दिया जाएगा। फिर उसके बाद में भी अगर 15 दिन के अंदर जमा नहीं करवाते हो या कोई कारण नहीं बताते हो या 121 के तहत आप अपील नहीं करते हो तो उसके खिलाफ संपत्ति कुर्क या जब्त करने का वारंट जारी करा जाएगा। वारंट अगर जारी कर दिया तो भाई उसको निष्पादन भी किया जाएगा, एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, तो उसके लिए बलपूर्वक प्रवेश भी कर सकता है, जिसको जो कि अधिकारी होगा वो क्या कर सकता है, दरवाजा तोड़ के भी अंदर घुस सकता है। मैंने आपको बताया भी था कि दया चल दरवाजा तो, ठीक। अगर महिला है तो उसके मामले में उसको 3 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा। 133 ये कहती है कि निष्पादन की रीति, यानी वारंट के निष्पादन की रीति। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई 131 जो है इसमें अनुसूची कौन सी आ गई, 5वीं।
इसमें कौन सी आ गई? चौथी अनुसूची। यानी चौथी अनुसूची के अनुसार मांग का नोटिस दिया जाएगा। जो जंगम संपत्ति है उसको जब कुर्क करेंगे उसके लिए कौन सी आ गई? पांचवी अनुसूची। और वहां पे जो तालिका बनाएगा जंगम अनुसूची की, कौन कौन सी जब्त करेगा, वो छठी अनुसूची। और कौन कौन जब्त नहीं कर सकता, कौन कौन सी चीजें, उनके जो खेती के औजार हैं, शिल्पियों के औजार हैं, उनके पहनने के और बिछाने के जो वस्त्र हैं उनको क्या नहीं कर सकता, खाना पकाने के जो क्या है बर्तन हैं उनको जब्त नहीं करे जाएंगे। उसके बाद विशेष मामलों में विक्रय, जब वो जल्दी ही खराब होने वाली है संपत्ति उसका विक्रय करवा देगा। ठीक है। और अगर मान लो कोई अधिशेष बचता है तो 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई दावा करता है तो उसको दे दिया जाएगा। और ये 135 है नगर पालिका के बाहर विक्रय, नगर पालिका के बाहर संपत्ति का विक्रय अपने पढ़ लिया था। 136 है कि मान लो कोई जल्दी ही नगर पालिका छोड़ने वाला है, उस पर लग गया कि भाई 1,00,000 2,00,000 का क्या हो गया, उस पर बिल जमा बकाया हो गया और वो छोड़ने वाला ही है नगर पालिका, तो उसको बिल देंगे, डिमांड नोटिस नहीं, उसको डायरेक्ट फिर उसकी क्या करेंगे, कुर्क की संपत्ति करेंगे। 137 में मैंने बताया व्यावर्तियां, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद 3 धाराएं और मैंने याद करवाई साहब, 138, 139 और 140। क्या कहता है? किसी भी कर के या कोई भी अगर अपन जमा करवा रहे हैं उसके लिए रसीद चाहिए। और अगर मान लो ये डिमांड नोटिस वगैरह इनसे भी अगर बिल की अगर वसूली नहीं हो रही है तो क्या ला सकते हैं? मुकदमा भी ला सकते हैं। और 140 ये है कि भैया कुछ भी कर लो, अगर आप जमा नहीं करवाएंगे, चाहे आपने कोई भी सूचना नहीं दी है, कुछ भी करो, हमेशा भूमि व भवन पर क्या बना रहेगा? कर का दायित्व बना रहेगा। ये आपका चैप्टर कौन सा? 7वां चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था। ये आपका एक बार फिर रिविजन हो गया, पिछली क्लास में भी लास्ट में रिविजन करवा दिया था और अब भी रिविजन करवा दिया है, तो 20 मिनट तो इसी में लग गई। ठीक है, चलो आगे। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और ये चैप्टर है नगरीय विकास, नगरीय विकास और नगर योजना। ये अपना चैप्टर है। बहुत अच्छी तरीके से वही सेम जो पढ़ते आए हैं, आपको एक एक धारा भी याद करवाई जाएगी, जुर्माने भी याद करवाई जाएगी। ठीक है, इसमें धाराएं कितनी हैं? 159 से 199 ये आपकी धाराएं हैं। चले करें स्टार्ट पढ़ना। चलो ठीक है, चलते हैं। तो वही सेम, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे 159, 60, 61, 62, 63। ठीक है, और आपका 164, 65 और 66। ये धाराएं मैं आपको एक साथ याद करवाने वाला हूं और एक साथ बताने वाला हूं। तो इन ये धाराएं मैं जो एक साथ करवा रहा हूं किस लिए करवा रहा हूं कि एक साथ ये कनेक्टेड है और आप जल्दी से इनको याद कर लो। 159 जो धारा है वो ये कहती है, 159 जो धारा है, ठीक है, 159, 60, 61, 62, 159 धारा कहती है कि भाई आप नागरिक सर्वेक्षण करवाओगे, नागरिक सर्वेक्षण के बाद आप मास्टर विकास योजना बनाओगे। नगर पालिका में मास्टर विकास योजना के बाद आप कोई अन्य स्कीम भी बना सकते हो। और ये जो बना रहे हो इनकी मंजूरी के लिए जो प्रक्रिया है वो 160 में है। मंजूरी की प्रक्रिया जो है उसके बाद में जो इसकी ऑपरेशन जो लागू होगी, जो परिवर्तन की तारीख है, ये जो योजना बना रहे हो आपकी, ये क्या है? ठीक है, परिवर्तन की तारीख है। ठीक है, 166। ठीक है, अब क्या करोगे? जैसे मान लो ये परिवर्तन की तारीख हो गई, अब मान लो कल को आपको लगे तो उसमें आप मॉडिफिकेशन भी तो कर सकते हो, उपांतरण भी कर सकते हो। फिर क्या करोगे आप? उसका क्रियान्वयन। और 164 कहता है कि नगरपालिका अधिनियम के पूर्व जो योजनाएं थी वो अब नगरपालिका उनको क्या करेगी? अपने हिसाब से चलाएगी। और आपको 165 कहती है कि इसका पुनरीक्षण, रिव्यू भी तो कर सकते हो। ठीक है, रिव्यू भी तो कर सकते हो। 166 है फिर विकास क्षेत्रों की घोषणा, विकास क्षेत्रों की घोषणा।
ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद करनी है। तो सबसे पहले अपन धारा किस पे चलते हैं, 159 पे। 159 मैंने क्या बताया, नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य स्कीम। देखो होगा क्या, नगर पालिका का विकास करना है, और नगर पालिका का विकास करना है तो विकास अच्छी तरीके से होना चाहिए, सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, और उसका समेकित विकास होना चाहिए, पूरी तरीके से पूरा विकास होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए नागरिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा, पूरा सब पूरी नगर पालिका का सर्वे करवाया जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे खेल का मैदान होना चाहिए, कहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए, कहाँ पे सिनेमा हॉल होना चाहिए, कहाँ पे स्कूल होने चाहिए, कहाँ पे कोचिंग होनी चाहिए, वो पूरा सर्वे करवाया जाएगा। और उसमें किस किस की सहायता ली जाएगी, महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति। अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है तो बता दो कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके अलावा जिला योजना समिति, जिला योजना समिति इसका भी बता दो। और जो राज्य सरकार का जो क्षेत्रीय नगर नियोजक है, क्षेत्रीय नगर नियोजक है, ठीक है, रीजनल टाउन प्लानर, ठीक है, टाउन प्लानर होते हैं ना प्लान के लिए, तो उसके साथ क्या करेगी, समन्वय स्थापित करेगी नगर पालिका इन तीनों से, ठीक है। बाकी आप ये देख लो 243 जेड ई में कौन है और जेड डी में कौन है, ये आप अपने हिसाब से देख लो और मुझे कमेंट में बता दो। तो इनसे समन्वय स्थापित करेगी, पूरे नगर पालिका का सर्वेक्षण करवा के मास्टर विकास योजना या नई योजना बनाने के लिए इनसे समन्वय स्थापित करेगी कि यार ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपकी बनेगी मास्टर विकास योजना। मास्टर विकास योजना कितने दिन के लिए, 20 साल के लिए, अगले 20 साल को ध्यान में रखते हुए मास्टर विकास योजना बनेगी। या कोई एग्जीक्यूट प्लान, निष्पादन जो योजना है, निष्पादन योजना है, वो आपके लिए बनेगी 5 वर्ष के लिए। और अगर मान लो कोई वार्षिक योजना है, वार्षिक प्लान है नगर पालिका के हिसाब से, वो बनेगी 1 वर्ष के लिए। चलो ये तो पूरी नगर पालिका के लिए बना दिया गया है, सारी नगर पालिका के लिए बना दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि नगर पालिका बहुत बड़ी हो और ऐसी नगर पालिका हो जो 1 लाख प्लस से ज्यादा आबादी हो, तो उसको जोन में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, विकास जोन में परिभाषित करवा के विकास क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जयपुर है तो जैसे मानसरोवर जोन अलग कर दिया, जगतपुरा जोन अलग कर दिया, मुरलीपुरा जोन अलग कर दिया, तो उनके लिए भी अलग अलग बना सकते हैं। तो फिर वो कहेंगे भाई 1 लाख से कम वाली जनसंख्या हम कहाँ जाएं, हमारा कुछ नहीं, आपके लिए भी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। फिर बेचारी छोटी मोटी नगर पालिकाएं जो अभी बनी है तो वो बोलेंगे कि हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं है। तो उसके बाद कहती है राज्य सरकार कि प्रत्येक वार्ड के लिए भी योजना बनाई जा सकती है, प्रत्येक वार्ड के लिए भी योजना बनाई जा सकती है। योजना में क्या क्या होगा भाई, योजना क्यों बनाई जा रही है, मैंने बताया समेकित विकास होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आधारभूत सेवाएं, जो अपन पिछले अध्यायों में पढ़ते हैं कि आधारभूत सेवाएं, चाहे भाई आदमी को मेन चाहिए क्या, भाई उसके पास वाटर सप्लाई आ जाए बढ़िया से, ठीक है, सीवरेज की व्यवस्था हो जाए, रोशनी की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, बाकी रोटी कपड़ा मकान वो तो अपनी व्यवस्था कर ही लेता है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए खेलने का मैदान मिल जाए, उनके लिए बढ़िया मनोरंजन के पार्क वगैरह वो मिल जाए, ठीक है, फुटपाथ अच्छे हो वो है ना, और गैस पाइपलाइन हो, तो ये सारी इनके लिए क्या बनाई जाती है योजना, वो सारे बोल बच्चन है। तो ये धारा आपकी क्या होगी 159, ठीक है, कौन सी होगी धारा 159। और फिर चलते हैं 160 मंजूरी की प्रक्रिया। देखो मंजूरी की प्रक्रिया में क्या होगा, मंजूरी की प्रक्रिया देखो, इसमें सबसे पहले तैयारी की जाएगी। जैसे मान लो कि ये योजना बनाई, ठीक है, ये योजना बनाई, तो सबसे पहले इसको जो प्रारूप है उसका निरीक्षण के लिए रखा जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपकी कॉलोनी के इधर ये चीजें आएगी, ये रोड के उधर ये चीजें बनेंगी, ये सारी निरीक्षण के लिए रख दी जाएंगी। एक अलग से सलाहकार समिति भी बना सकती है, सलाहकार समिति बना सकती है, जिसमें कौन हो, नगर पालिका के सदस्य हो, नगर पालिका के क्या हो, सदस्य हो, ठीक है। आराम से अपनी बुक खोल के बैठो और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखते जाओ आराम से, बहुत शानदार आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। बाकी मेरे पास वो वाली बातें नहीं है कि मैं आके बताऊं कि जैसे आजकल चल रहा है
कि वो ईओआरओ के फॉर्म भरे जा रहे, उसमें या अब से इन दिनों चल रहा है कि भाई कौन ईओआरओ के एग्जाम देगा, क्या जिसने पिछली बार एग्जाम दी थी जो एग्जाम में बैठा था वो ही देगा, या सब लोग देंगे, या ये फॉर्म रीओपन होंगे, और उसके लिए थंबनेल बना के सामने लगा दिया गया ना, और उस पर ये सारी चीजें चल रही। तो वो नहीं, आराम से बैठो, या खाली अपन पढ़ेंगे। नगर पालिका के सदस्य हो सकते हैं उद्योग से संबंधित लोग, वाणिज्य से संबंधित लोग, व्यापार से संबंधित लोग, ये उस सलाहकार समिति में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, सलाहकार समिति में शामिल करेंगे। ठीक है, फिर क्या हो सकता है कि कोई शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनसे 6 आदमी, शैक्षिक संस्था से कोई 6 आदमी ले लेंगे। कोई एनजीओ है, उनसे 6 आदमी ले देंगे। ये और नगर पालिका के अन्य 6 नागरिक ले लेंगे। ये सदस्य अपन क्या करेंगे, वहां पे ये सलाहकार समिति बनाई जाएगी। अब वो जो मास्टर विकास योजना बनी है, जो भी योजना बनी है, उस पे ये क्या करेंगे, सुझाव आमंत्रित करेंगे। ये अपनी सुझाव दे भी देंगे नगर पालिका को, ये सिफारिशें देंगे। उसके बाद अपनी क्या होगी, नगर पालिका की योजना तैयार हो जाएगी। कोई भी अगर मान लो आक्षेप या वगैरह आते हैं तो उनको सुधार दिया जाएगा। तो ये आपकी धारा कौन सी हो गई, 160। 160 161 क्या है, 161 है जब ये तैयार हो जाएगी तो परिवर्तन की ऑपरेशन कब में आएगी, कब ये प्लानिंग में आएगी कि भाई अब अपनी योजना आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जब इसको मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद एक अपन उसमें क्या करेंगे, उसको प्रकाशित कर देंगे नोटिस को, उसी दिन से ये क्या आ जाएगी, परिवर्तन में। फिर अगर मान लो कल को ये लगता है 162 में, कल को ये लगता है कि यार अब ये थोड़ी सी अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो 5-10 साल बाद में लगता है कि यार अब अपडेट होनी चाहिए, इसमें मतलब कि फुटपाथ की चौड़ाई है बड़ी होनी चाहिए, अब साधन बढ़ गए हैं, या अब ये ग्राउंड भी काफी बड़ा होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई है, तो वो उसका उपांतरण भी किया जा सकता है राज्य सरकार के अनुमोदन से। ठीक है, लेकिन जो योजना बनाई गई है उसमें जो तात्विक परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, जो बुनियादी जो उद्देश्य था उस योजना का, जो मूल संरचना थी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो जनसंख्या के मानक उन्होंने लिए हैं वो नहीं होना चाहिए, भूमि का जो उपयोग किया जा रहा है वो बदलने नहीं चाहिए, उसको अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपका है 163, धारा कौन सी है, 163 यानी क्रियान्वयन। फिर उसको क्या करेंगे, अगर उसका उपांतरण भी हो गया, परिवर्तन भी हो गया, तो अपना उसको जो क्रियान्वयन के लिए अपन आगे बढ़ जाएंगे। फिर यह है कि भाई 164 क्या कहती है, 164 ये कहती है कि नगर पालिका अधिनियम से पूर्व जो योजनाएं थी, भाई पहले भी तो योजनाएं चली रही थी, नगर पालिका अधिनियम तो 2009 आया, 2009 से पहले भी कुछ वहां योजनाएं चल रही होंगी, या कोई मास्टर विकास योजना जैसी चल रही होगी, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे कि भाई ठीक वो योजना चलेगी, लेकिन अब उस पर रूल है ना, जो अपन मास्टर विकास योजना में या इन चीजों में लगा रहे हैं उस हिसाब से चलेगी वो। ठीक है, तो अब ये मान लो कि उसका आधिपत्य कौन कर लेगा, नगर पालिका कर लेगी, और जो जितने रूल और नियम ये जो ये लागू हो रहे हैं मास्टर विकास योजना के लिए और निष्पादन योजना के लिए, वो उस पर लग जाएंगे। फिर ये कहता है पुनरीक्षण, यानी 165 कहता है कि रिव्यू करेंगे। वही अपडेट वाली बात है कि भाई वास्तव में समय के अनुसार ये सही चल रही है, नगर पालिका की जो इन्होंने बड़ा मास्टर विकास प्लान ये सारे निकाले हैं उसके अनुसार चल रही है, तो वो 10 साल के अंदर अंदर उसका क्या कर सकते हैं, पुनरीक्षण कर सकते हैं, 10 वर्ष के अंदर अंदर। ठीक है, फिर अब क्या हो गई, अब ये योजना लग गई तो अब विकास क्षेत्रों की घोषणा कर देगी कि भाई ये कॉलोनी है, ये एरिया है, इसमें डेवलपमेंट करवाया जाएगा। तो आप है ना इसमें अब आपकी तरफ से कोई भी ऐसा विकास वहां नहीं करेंगे, भूमि का उपयोग ऐसा नहीं करेंगे कि जो योजना है उससे असंगत हो, योजना के अलावा हो। हालांकि कैसे कैसे विकास अपन कर सकते हैं कि जैसे मान लो आपका भवन है, मकान है, उसके अंदर जो आप छोटा मोटा जो परिवर्तन कर रहे हो, पुनर्निर्माण कर रहे हो, आप करो ना, आपको कोई मना नहीं करेगा। या नगर पालिका या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी ये जो आपको अनुमति दे दे कि आप ये परिवर्तन भूमि के उपयोग में या भूमि में ये परिवर्तन कर सकते हो, तो कर सकते हो। या कोई आदमी मान लो खेती अपने खेत में जा रहा है और खेत के लिए जो कोई रास्ता यूज कर रहा है वो कर सकता है, खेती के लिए किसी ओनली केवल खेती के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां से डंप चल रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, रास्ता यूज कर सकते हो। खेती के लिए मान लो उसको खड्डे खोदने पड़ रहे हैं या कुआं खोदना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन चीजों के लिए आपको मना नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी धारा कौन सी हो गई, 166। अब अपन चलते हैं पीडीएफ पे। ठीक है, चलो कहाँ गई वो,
ये आपका चैप्टर 11, ये मैं आपको बता ही चुका। उस पे रेड चलेगा ना, ठीक है, बता दिया ना। 159 से 199 नगरीय विकास और नगर योजना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि अपनी धारा 159 क्या कहती है, नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। मैंने क्या बताया कि नगर का सुनियोजित विकास होना चाहिए, समेकित विकास होना चाहिए, भूमि का संतुलित उपयोग हो, भूमि का ढंग से उपयोग कर सके, ठीक है, कि कहाँ पे भूमि मान लो बंजर भूमि वहां पे है तो वहां पे मान लो ग्राउंड बना दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें के लिए क्या करेंगे, एक विस्तृत सर्वेक्षण, सर्वे करवाएगी, क्या करवाएगी, सर्वे करवाएगी नगर पालिका, और मास्टर विकास योजना या अन्य योजनाएं क्या करेगी, तैयार करेगी। तो मैंने बताया कि इसके लिए क्या क्या करेगी भाई। नगर पालिका में मान लो कि हो सकता है कि नगर पालिका में इतना वो नहीं हो, इतना जो प्रबंधकीय या तकनीकी ऐसी क्षमताएं नहीं हो, तो वो क्या करेगी, महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति, राज्य के मुख्य नगर नियोजक, राज्य के मुख्य नगर नियोजक से क्या करेगी, समन्वय स्थापित करेगी। ये मैंने बता दिया था। फिर योजनाओं के लिए समय, मास्टर विकास योजना के लिए 20 वर्ष, और ये आपकी निष्पादन योजना है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश में मेरा हाथ तंग है तो आप स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो, 5 वर्ष। वार्षिक नगर पालिका योजना के लिए 1 वर्ष। चलो भाई, ये तो पूरी नगर पालिका के लिए हो गया। फिर मैंने बताया था कि मान लो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली कोई नगर पालिका हो तो वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि भैया आपके लिए जोन परिभाषित कर देंगे और जोन के हिसाब से आपका विकास कर देंगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि फिर 1 लाख से कम जनसंख्या वाला उनका क्या सिस्टम है, आपके लिए भी विकास योजना बना देंगे और सेक्टर योजना बना देंगे, ठीक है। फिर एक मैंने ये बताया था कि मान लो वार्ड के लिए भी, प्रत्येक वार्ड के लिए भी योजना बनाकर उसका विकास किया जा सकता है। ये अपने बुक में थोड़ा लिख लो। फिर मैंने बताया कि मास्टर विकास योजना किस कैसे कैसे भाई लोक उपयोगिताएं हैं, जैसे जल निकास, मलवहन प्रणाली, इनके लिए नागरिक सुविधाएं, आवास, संचार व यातायात अच्छे से चले, विद्युत व गैस की सप्लाई सही हो जाए, प्राकृतिक संसाधनों का एकदम सही से क्या हो जाए, उपयोग हो जाए, व्यापार के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, शैक्षिक व चिकित्सीय सुविधाएं मिल जाए, उनके लिए क्या बनाई जाती है, मास्टर विकास योजना। ये धारा अपनी कौन सी है, 159। अगर आगे चलते हैं तो वो धारा कौन सी है, 160। क्या, योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली क्या है, प्रक्रिया, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, और मैंने बताया था कि एक प्रति यानी उसकी एक कॉपी निरीक्षण के लिए क्या करेंगे अपन, वहां नगर पालिका के लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे, और कहेंगे भाई आपके जो कोई ऑब्जेक्शन है, आपके क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो बताएं, ऑब्जेक्शंस हैं, या आपके कोई सजेशंस हैं तो वो बताएं आप, ठीक है। उनके लिए निरीक्षण के लिए वो कर देगी। फिर या इतना तो हो ही गया, उसको लगता है कि यार मान लो कि इसके लिए एक सलाहकार समिति भी होनी चाहिए, सलाहकार समिति भी होनी चाहिए। तो मैंने बताया उसमें कौन होंगे, नगर पालिका के सदस्य होंगे, उद्योग वाणिज्य व्यापार संगठनों के कोई डेलीगेट हो सकते हैं, नगर में कोई शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके 6 प्रतिनिधि हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन मैंने बताया था ना, एनजीओ के 6 प्रतिनिधि हो सकते हैं, और नगर के कोई अन्य जो ऐसे समझदार आदमी, 6 प्रमुख समझदार आदमी भी हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इनके आक्षेप, ऑब्जेक्शन, सजेशन या रिकमेंडेशन पे विचार करेगी, और किसको भेजेगी, राज्य सरकार को। ये आपको पता ही है, नगर पालिका तैयार कर रही है तो खुद से तो करेगी नहीं, तो इतनी बड़ी जो है योजना है, इतना बड़ा काम है, वो अनुमति किससे लेगी, आपके राज्य सरकार से। और राज्य सरकार से अनुमोदन अगर प्राप्त हो गया तो आपको क्या होगा, अंतिम रूप से उसको अनुमोदित किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा। ये धारा कौन सी है आपकी, 160। आगे चलो साहब, 161 क्या कहता है, मैंने बताया था परिवर्तन, ऑपरेशन में कब आएगी, ऑपरेशन की तारीख तो तब आएगी जब राज्य सरकार उस योजना को मंजूर कर लेगी, उसके तुरंत बाद एक पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है। पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा और वहां पे वो स्थान बता देंगे और वो टाइम बता देंगे कि भाई आप यहां आके इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये अंतिम रूप से मंजूर योजना है, राज्य सरकार से अनुमति उसको मिल गई है और ये आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है, ठीक है। और उसके नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से ये योजना परिवर्तन में आ जाएगी, ऑपरेशन में आ जाएगी, ठीक है। धारा 162 क्या कहती है, धारा 162 कहती है योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, मॉडिफिकेशन,
161 क्या है, वो आ गई आपकी धारा 161 के तहत परिवर्तन में आ गई। उसके बाद में ये लगता है कि यार थोड़ा सा इसमें बदलाव कर सकते हैं, तो अनुमोदन किसका होगा, राज्य सरकार का, और उसमें क्या कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन बशर्ते, लेकिन उसमें तात्विक बदलाव, तात्विक मटेरियल एडिशन नहीं कर सकती, उसमें तात्विक बदलाव नहीं कर सकती, मटेरियल चेंजेज नहीं कर सकती, ठीक है। यानी बुनियादी जो मूल संरचना जिसके लिए ये योजना तैयार की गई थी उससे छेड़छाड़ नहीं करेगी। भूमि, ठीक है, भूमि के उपयोग या जनसंख्या घनत्व के मानक, उनसे छेड़छाड़ नहीं करेगी। चलो फिर है आपकी 163, ठीक है, ये आपको मैंने आपको बता ही दिया था। 163 क्या कहती है कि योजना के परिवर्तन में आने के बाद उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई प्रारंभ करती जाएगी, अब उसको अपन काम में लेने लग जाएंगे। 64 क्या, इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के द्वारा ही तैयार की गई मानी जाएंगी, ठीक है, सारे रूल इसके लग जाएंगे। फिर है, मैंने बताया रिव्यू, भाई अपडेट, मान लो कल को और कुछ अपडेट आ जाए या और ये आ जाए कि यहाँ पे ये चीज सही तरीके से रहेगी, तो क्या करेंगे, राज्य सरकार ये जो आपके 10 वर्ष के भीतर 10 वर्ष के भीतर उसका क्या करता है, कर सकते हैं, पुनरीक्षण, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 165 होगी। फिर 166 कह रही है विकास क्षेत्रों की घोषणा। मैंने बताया विकास क्षेत्रों की घोषणा क्या होगा, राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र, डेवलपमेंट एरिया घोषित कर सकती है कि भाई अब यहां है ना विकास किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसके बाद क्या कि नगरपालिका की बिना अनुमति के वहां भूमि का उपयोग, परिवर्तन और विकास आप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपने प्लांट डाल लिया, वहां पे आपने लकड़ी चीरने की आराम मशीन डाल ली, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन किसके लिए अनुमति आवश्यक नहीं है कि मान लो कि भाई मेरा भवन है, अंदर से रख रखाव रंग रोगन कर रहा हूं, उसमें थोड़ी समस्या होनी चाहिए, नहीं। अगर कोई सुधार कर रहा हूं या आंतरिक भाग में कोई परिवर्तन कर रहा हूं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। या कोई अधिकारी, नगरपालिका, केंद्र व राज्य सरकार अगर आपको अनुमति देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सरकार ही अपने साथ है तो कोई समस्या नहीं है। खेती या खेती तक पहुंचने के लिए कोई सड़क का मैं निर्माण कर रहा हूं केवल खेती के लिए, तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा ये हुआ आ गया आपका 166 तक, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे अब अपन चलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है कि अपन स्टार्ट करेंगे धारा 167, 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है। और जिनको लगता है कि यार सर धीरे पढ़ाते हैं या ऐसा मतलब है, तो आप है ना आराम से ये क्लास बाद में जब उस पे लाइव हो जाती है उसके बाद में आप 2 गुना में या 1.5 गुना में वो स्पीड करके देख लिया करो, ठीक है। अपना बेसिकली जो मेन जो मोटो है ये है कि पढ़ना है, ठीक है। अब चाहे आप कैसे भी पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो, है ना, ठीक है। 167 धारा 167, 168, 169, 170, 171। अब एक बात बताओ, नगरपालिका में योजना लागू होगी, मास्टर विकास योजना होगी या कोई भी योजना आपके लागू होगी, ठीक है, बात है ना। अब आप है ना उसमें क्या कहा गया कि आप कोई भी भूमि के उपयोग का परिवर्तन नहीं करोगे, विकास नहीं करोगे, ठीक है, वो नगरपालिका की अनुमति के बिना। मान लो कोई आदमी अप्राधिकृत विकास कर लेता है, अप्राधिकृत विकास, या योजना से जो आपकी योजना है उससे असंगत कोई भूमि का उपयोग करता है, तब उसके लिए क्या लगेगी पेनल्टी, वो हमें बताएं। अगर आप अप्राधिकृत विकास कर रहे हो, अगर मैं उसको हटा दूं तो हटाने की शक्ति किसमें है, 68 में। अगर उस विकास को मैं रोक दूं तो रोकने की शक्ति किसमें है, 179 में। अगर मान लो आप अस्थायी किया है, आपने झोपड़ी डाली है वहां, उसको हटा दूं तो वो 170 में है। अगर आपका भूखंड है, आपका प्लॉट है, अगर आपने उसका उप विभाजन कर लिया, या आपको चाहिए निजी मार्गों के लिए मंजूरी, निजी मार्गों के लिए मंजूरी, तो इसमें क्या होगा, वो है 171 में। आपने भैया अप्राकृतिक विकास किया, उसको हटाया, उसको हमने रोका, उसको अस्थायी विकास है उसको हटाया, आपके निजी मार्ग आपने बना लिए बिना किसी के, उसको हटाया, तो वो जो पैसा लगेगा ना उसका वे किससे वसूला जाएगा, वो 172 में है। ऐसे धाराएं याद करनी है आपको, ऐसे धाराएं आपको
याद करनी है। तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगा कि अगर योजना लागू हो गई उसके बाद में अगर अप्राधिकृत विकास कर लिया तो आपके लिए पेनल्टी, उसको हटाने की शक्ति, उसको रोकने की शक्ति, कोई अस्थायी विकास जो आपने छोटा मोटा चबूतरा मिला बना दिया वहां पे उसको हटाने की, अगर आपने प्लॉट काट दिए, ठीक है, और उस ये जो सारी नगर पालिका के लिए खर्चा हो इन चीजों के लिए वो किससे वसूला जाएगा, वो 172 में। अब अपने एक साथ इनको पढ़ते हैं। तो 167 ये कहता है, वो जो आपको मैंने बताया कि 167 मान लो वो विकास करता है, अप्राधिकृत विकास, कुछ भी कोई भी संरचना बनाता है या मकान बनाता है, ठीक है, या कोई डेयरी डालता है, कुछ भी वहां वो जो है विकास करता है। कैसे? अनुमति के बिना, अनुमति के बिना, या अनुमति तो है लेकिन शर्तों का उल्लंघन, उन शर्तों का उल्लंघन। मान लो अनुमति आपकी रद्द कर दी, उसके बाद में भी क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो, या मान लो कि वो आपको संशोधित कर दी उस अनुमति को तो भी विकास कर रहे हो, या अपराध योजना से असंगत, योजना से असंगत उस भूमि का क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, मान नहीं रहे, बिना अनुमति के उस भूमि का क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। ठीक है, ये जो है, हालांकि मैं जुर्माना एक साथ इनका बताऊंगा लेकिन फिर भी बता दूं कि भैया 5,000 रुपए तक आपके क्या लगेगा, जुर्माना। फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो डेली आप पे 200 रुपए जुर्माना लगेगा, 200 रुपए तक के हिसाब से। और इधर अगर नहीं मान रहे हो तो 2,000 रुपए तक का तो जुर्माना आपके लगेगा ही लगेगा। अगर फिर भी आपके दिक्कत है, नहीं मान रहे हो, तो 500 रुपए तक का डेली का जुर्माना आपके लगेगा। ये क्या धारा कहती है, 167। यानी अगर नगर पालिका की जमीन पे आपने बिना किसी अनुमति के विकास किया, अनुमति के बिना या शर्तों का उल्लंघन कर दिया, रद्द होने के बाद में भी कर रहे हो या संशोधन कर दिया आपकी अनुमति को, तब तो लगेगी ये पेनल्टी। अगर आप उस भूमि का उपयोग कर रहे हो योजना से संगत, अनुमति के बिना उपयोग कर रहे हो, जैसे मान लो डेयरी के लिए उपयोग कर रहे हो या किसी अन्य के लिए उपयोग कर रहे हो, तो आप पे 2,000 रुपए तक का जुर्माना। फिर भी आपकी दिक्कत है, नहीं मान रहे, तो 500 रुपए डेली का आप पे जुर्माना लगता रहेगा, 500 रुपए तक का, यानी चाहे वो 200 लगाए 100 लगाए। ये क्या है, 167। चलो ठीक बात है, आपने ये कर तो दिया विकास। अब आया 168 धारा हटाने के लिए। क्या आया, हटाने के लिए। तो होगा क्या कि आपने 167 की धारा के तहत, 167 की धारा के तहत क्या किया था, विकास किया था। तो नगर पालिका 1 महीने का नोटिस देगी कि भाई साहब आपने कर तो लिया विकास, ठीक है, अब इसको है ना हटा दो, यहां से आपने जो भी निर्माण किया उसको हटा दो, और जो जैसे भूमि पहले थी वैसे की वैसे ला दो, तब तो कोई दिक्कत मेरे है नहीं। ठीक है, कोई भी विकास किया है वहां पे, चाहे मकान बनाया है, चाहे कुछ भी वहां पे विकास किया है, उसको क्या करो भैया, हटा ले। नोटिस कितना, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, हटा ले, ठीक है, वरना हम हटा देंगे। तो या जैसी भूमि है उसी को उसी कंडीशन में वापस ले दे, भूमि को मूल में वापस ला दे, है ना, हमें तो जैसा था वैसा चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, अगर फिर भी इसकी समस्या है तो 5,000 रुपए तक का क्या है, जुर्माना, और 200 रुपए तक का डेली। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो ये धारा कौन सी कहती है, 168। फिर 169 क्या कहती है, 169 ये कहती है जो अपराधिकृत विकास 167 के तहत किया है उसको रोका जाए। ठीक है, रोकना कैसे, जैसे मान लो आप पहुंच गए और वो विकास कर ही रहा है, छत नहीं डाली अभी तक, क्या है, 4 दीवारी खड़ी करी है, तो नगर पालिका बोलेगी कि बस रुक जा, यहीं रुक जा, बस बहुत हो गया, यहीं रुक जा। ठीक है, अगर वो नहीं रुकता है और उसको कह देंगे भैया इसको आप जो भी है जैसी भूमि थी वापस ला दे, अगर वो नहीं रुकता है तो जुर्माना कितना, 5,000 रुपए तक या 500 रुपए डेली। ये जुर्माना याद कराऊंगा आपको एक बार, रुको, आपको लग रहा है कैसे क्या करें। ठीक है, लेकिन नगर पालिका दोबारा गई और वो जो वहां पे उसने जो लेबर है, जो ठीक है मजदूर है, जो कारीगर हैं, वो फिर भी लगे हुए हैं,
तो उनको क्या करेगी, उनके जो आपके एक्ट कह रहा है उनको एक्ट बोलता है कर्मकार और सहायक। ठीक है, आप इनको ये मानो कि कारीगर और मजदूर सहायक हैं, तो उन पे भी जुर्माना लगा सकती है। और वो कितना होगा, 5,000 रुपए और 200 रुपए डेली। और इनके औजार वो वगैरह हैं वो क्या कर लेगी, जो आपके छेनी हथौड़े वो हैं कि वो क्या कर लेगी, औजार जब्त कर लिए जाएंगे। और ये नगर पालिका पुलिस की सहायता भी ले सकती है। किसकी सहायता ले सकती है, पुलिस की सहायता भी। वो धारा कौन सी है, 169 में। ठीक है, 170 क्या कहती है, धारा 170 ये कहती है कि मान लो आपने कोई अस्थायी निर्माण कर दिया, अस्थायी क्या कर दिया, निर्माण, झोपड़ी बना दी, चबूतरा बना दिया, बढ़िया ताश खेल रहे हैं, तो नगर पालिका 15 दिन का समय देगी, हटा लो, वरना नगर पालिका क्या कर देगी, खुद हटा देगी। लेकिन अगर मान लो फसल है वहां पे, कोई खड़ी फसल है, उसको 6 महीने का समय देगी। खड़ी फसल है भाई, इतना तो जुल्म नगर पालिका नहीं करेगी, तो खड़ी फसल है उसको 6 महीने का समय देगी कि 6 महीने तक उसको नहीं हटाएंगे, उसको काटने देंगे फसल को। ठीक है, फिर है 171। 171 प्लाट का, आपने प्लाट काट दिया आपकी जमीन पे, क्या काट दिए, प्लाट काट दिए। ठीक है, या निजी मार्ग की मंजूरी ली नहीं और आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, बिना अनुमति के निजी मार्ग बना लिया, तो भी जुर्माना कितना है। या तो देखो नगर पालिका मंजूरी दे दे, ठीक है, आप अब प्लॉट भी काटो या निजी मार्ग जो, अगर नहीं देती है और फिर आप करोगे तो आप पे वही जुर्माना 5,000 रुपए और 200 रुपए तक का। और 172 जो धारा कहती है कि जो ये नगर पालिका का खर्चा हुआ है, नगर पालिका दिल्ली वहां जा रही है आपके चक्कर में, ठीक है, और उनका काम रुका हुआ है ऑफिस का, और आपके पीछे भाग रही है और आप आगे भाग रहे हो, ये पुलिस को बुलाया जा रहा है, पुलिस क्या पैसे नहीं लेगी क्या, ठीक है, तो उसका खर्चा कौन देगा, जो वहां पे जिसने प्राकृतिक विकास किया था या अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट किया था, वो क्या देगा, उसका पैसा देगा। ठीक है, और हर जगह आपको पता ही है कि ये पैसा बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा, ये हर धारा में पढ़ते ही हो। तो अब अपने उस पे पीडीएफ पे चलते हैं। ठीक है, कहाँ गया रे, एक तो आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए है ना हर चीज में। ठीक है, तो अब देखो 167 में मैंने क्या कहा, ये आपका अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति। तो मैंने कहा भैया कि अगर कोई आदमी खुद या किसी व्यक्ति की प्रेरणा से कोई विकास प्रारंभ करता है, कोई डेवलपमेंट करता है जो कि अनुमति के बिना है, दी गई अनुमति के अनुसार नहीं है, अनुमति के रद्द करने के पश्चात है, या अनुमति के उपांतरण यानी संशोधन के बाद उसका उल्लंघन किया है, तो ये 5,000 रुपए की टाट खाएगा और 100 रुपए तक का डेली, 100 रुपए तक का डेली। ये 100 रुपए है क्या, वो उसमें देख लेना। ठीक है, ये मैंने शायद उसमें 200 बता दिए, जो भी है ये एक बार देख लेंगे। चलो, अगर वो अनुमति के बिना उल्लंघन में विकास जारी रखता है, विकास नहीं, ये विकास को काटो भाई, है ना, या करो उपयोग को जारी रखता है, यहां उपयोग करो अपनी बुक में। ठीक है, उपयोग जारी रखता है, तो उसपे क्या 2,000 रुपए तक का जुर्माना और 500 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, कोई समस्या है, आगे चले। फिर है अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट को हटाने की शक्ति। फिर मैंने बताया कि 167 के तहत, 167 के तहत अगर कोई विकास कर लिया है तो उस स्वामी को, उस जो आपका मालिक है जिसने ये विकास कर लिया है, उसको क्या देगी, नोटिस, उसको 1 माह का क्या देगी, नोटिस कि भैया आप क्या करो, या तो उस भूमि को जिस स्थिति में था उसमें वापस ला दो, विकास करने के पूर्व जिस स्थिति में थी, या अनुमति की पालना सुनिश्चित करो, या आपकी भाई आप हमें बताओ कि हमने देखो जो परमिशन दी थी उसकी पालना हमने की थी, और उससे अपेक्षा की जा सकेगी कि उस कार्य को तोड़ दो, और जो आपका उसको उपयोग ले रहे हो भूमि को, उसको क्या कर दो, रोक दो। ठीक है, अगर मान लो कि अनुमति के लिए उसने आवेदन किया, आवेदन कर सकता है,
अगर अनुमति मिल जाती है तो क्या होगा, जो हटाने का नोटिस था वो वापस ले लिया जाएगा, वरना हटाना ही उसको पड़ेगा। और आपकी जुर्माना कितना है, 5,000 रुपये तक का और 200 रुपये तक का डेली। कोई दिक्कत आ गया हो। फिर कहता है कि रोकने की शक्ति। अब इस अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट को क्या है, रोकने की शक्ति। अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट कौन सा, वो धारा 167 वाला। और वो अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो नोटिस देकर उस विकास को रुकवा सकेगी। फिर भी नहीं मान रहा तो जुर्माना, फिर भी नहीं मान रहा तो डेली। कोई समस्या है, 5,000 रुपये और 500। ठीक है। अब देखो, अगर वो नोटिस मिलने के बाद अगर वो कार्य जारी फिर भी रखता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है, मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। और उसके जो सहायक व कारीगर हैं, सहायक व कारीगर है, असिस्टेंट और वर्कमैन, असिस्टेंट्स और वर्कमैन है, असिस्टेंट्स वर्कमैन एक्ट में ये दे रखा है। ठीक है। तो उनको क्या करेगा, पुलिस अधिकारी से उनको हटवाया जा सकता है और उनके जो विचारों के औजार हैं, सामग्री हैं आदि जब्त की जा सकती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। फिर भी नहीं माने तो वो जो व्यक्ति, जो असिस्टेंट्स हैं, जो वर्कमैन हैं, उन पे 5,000 रुपये तक का जुर्माना, 200 रुपये तक का जुर्माना लागू रहेगा। ठीक है। ये आपका अस्थायी विकास आ गया। क्या 15 दिन का नोटिस देंगे वरना हटा देंगे। खड़ी फसलों के लिए क्या होगा, 6 माह तक का समय दे दिया जाएगा। और ये अस्थायी विकास होगा क्या, आप किसको बोलोगे अस्थायी विकास, वहां जाके ये नगर पालिका डिसाइड करेगी। ये नगर पालिका ही डिसाइड करेगी आपका अस्थायी विकास है या 167 के तहत आपको सब सल्टाएं। ये कौन डिसाइड करेगी, नगर पालिका। 170। फिर है 171, जो आपका प्लॉट का है उसका उपविभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। अगर मंजूरी के लिए आपने प्रस्तुत करा आवेदन, अगर मंजूरी दे भी सकती है तो आप दे सकती है तो आप उपविभाजन कर सकते हो। अगर मंजूरी से इनकार कर दिया और फिर भी विकास करता है तो क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये और 200। ठीक है। ये आप पे जुर्माना लग जाएगा। फिर मैंने बताया कि आपने 168, 169, 170 और 171 के तहत नगर पालिका के जो खर्चा आया है, जो आपने परेशान किया है, वो सारा वसूल लेगी बकाया के रूप में, वो सारा वसूल लेगी। ठीक है। तो आप एक चीज देखो, मैं आपको अगर ये जुर्माने याद करवाऊं तो धारा कौन सी है, एक ही साथ याद करवा देता हूं। 167, 168, 169, 170, 171, 172 ये धारा थी। इसमें जुर्माना है क्या, नहीं है। इसमें जुर्माना है क्या, नहीं है। एक तो जुर्माने दो इसमें है, अपराधिकृत विकास और आपको योजना से असंगत। तो इसमें तो 5,000 रुपये और क्या है 100 है, और इसमें 2,000 रुपये और आपके क्या है 500 रुपये। देख लो। ठीक है। 168 में कौन सा है, सीधा 5,000 रुपये एंड 200। और 169 है, इसमें है, पहले में तो है 5,000 रुपये 169 2 में, और दूसरे में है 5,000 रुपये 200। और आपका जो 171 है इसमें 5,000 रुपये 200। थोड़ा इसको पकड़ने की कोशिश करो। कैसे, इसमें कोई समस्या नहीं है, 5,500 और इधर 2,000। इसमें देखो 5,200, 5,200, 5,200, 5,200, खाली यही तो है 5,500, यही तो है। और कौन सा बताओ, ये एक बीच में अटका पड़ा है 5,500, बाकी 5,200, 5,200, 5,200, ये 5,000, ये 500। ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। चलो आगे चलते हैं। फिर आ गई आपके धारा, आगे चले। चलो कितनी देर की हो गई क्लास, चलो अभी तो टाइम है। तो देखो 173, 4, 5, 6, 182 इधर लिख लेते। ये धाराएं एक साथ करेंगे अपन। ये धाराएं क्या, नगर पालिका जो योजना बनाएगी, नगर पालिका योजना, अब और भी योजना, योजना के अंदर योजना, योजना व उसकी विषय वस्तु,
योजना व विषय वस्तु। फिर है कि आपकी जो स्कीम है इसकी तैयारी भी करेगी। फिर मान लो कोई पुनर्विकास स्कीम आ गई, अब ये छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं बीच में, मास्टर विकास योजना और वो तो बहुत बड़ी योजनाएं थी, पुनर्विकास स्कीम। फिर क्या करेगा, इनके अनुमोदन, ये जो योजनाएं बन रही हैं उसका अनुमोदन, योजनाएं बन रही हैं उनका क्या करेगा, अनुमोदन। ठीक है, फिर क्या वापस क्या होगा कि मान लो विकास, जो भूमि का विकास हो रहा है उस पर पाबंदी, और मान लो लैप्स कब होगी, वो योजना लैप्स कब हो जाएगी वो। और आप ये बताओ मुझे, जैसे मान लो देखो योजना हो गई, उसकी विषय वस्तु हो गई, उसके बाद में स्कीम की तैयारी हो गई, पुनर्विकास स्कीम हो गई, यानी ये स्कीम चल रही है। फिर मान लो कोई छोटी कॉलोनी के लिए पुनर्विकास, फिर इसके लिए अनुमोदन कैसे आएगा, फिर आ गया आपका विकास पर पाबंदी। ठीक है, उस योजना के बाद फिर आप गई मान लो कि लैप्स कब हो जाएगी योजना, वो योजना लैप्स, और उसके बाद में पढ़ ही रहे हैं कि उसका मॉडिफिकेशन तो होगा ही होगा, उपांतरण कब होगा। और उसके बाद है कि राज्य सरकार भी क्या करा सकती है, योजनाएं बनवा सकती है। और मैं कि जैसे बताता आ रहा हूं कि 125, 137 और 181 क्या है, व्यावर्ती वाली धाराएं हैं। 182 है कि भूमि के उपयोग, अगर मान लो भूमि के उपयोग पे कोई परिवर्तन हो रहा है, उपयोग परिवर्तन, उस पे अनुमति राज्य सरकार देगी। अनुमति की कौन देगा, राज्य सरकार। एक एक धाराएं पढ़ती हैं, धाराएं ऐसे याद करनी है आपको। अब एक एक धाराएं अपन पढ़ते हैं। तो कौन सी धारा, पहले 173। 170 धारा कुछ नहीं है, नगरपालिका कोई स्कीम बनाएगी, नगरपालिका क्या करेगी, स्कीम, उसमें ये शामिल करेगी कि अपने इस नगरपालिका में भूखंड कौन से हैं, ठीक है, कौन से कहाँ पे आपके खेल के मैदान है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक क्या बनाएगी, स्कीम बनाएगी। बस इतनी सी बात है। और उसकी स्कीम की तैयारी के लिए, उसकी स्कीम की तैयारी के लिए क्या करेगी, वो धारा कौन सी है, 174। वो क्या करेगी, पहले घोषणा करेगी उस स्कीम की क्या करेगी, घोषणा। और ये घोषणा करने के 30 दिन के अंदर अंदर इस घोषणा का प्रकाशन करेगी। प्रकाशन कर दिए भाई हम ये स्कीम बनाएंगे, उस घोषणा का प्रारूप कर ली। फिर 1 साल तक बैठे बैठे आराम से उसका प्रारूप तैयार करेगी। ठीक है, प्रारूप तैयार करेगी। फिर उसके 30 दिन के लिए उस प्रारूप तैयार हो गया, उसके लिए फिर वो ऑब्जेक्शन मांगेगी और आपकी योजना तैयार हो जाएगी। दोबारा देख लो, घोषणा कर दी भाई साहब ने, घोषणा करने के बाद उस 1 महीने के अंदर अंदर उसका प्रकाशन कर देगी घोषणा का, और 1 साल पूरा आराम से बढ़िया लगाएगी उसको प्रारूप को तैयार करने के लिए। और वो जब प्रारूप तैयार हो जाएगा तो 1 महीने का टाइम देगी कि तुम्हारे कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हारे, वो देख लो, फिर योजना तैयार हो जाएगी। ठीक है, धारा 175 ये कहती है, 175 कहती है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, यानी कि आप मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ईओ, कोई भी कॉलोनी है, मान लो आप तो कॉलोनी मानो, और उसमें लगे कि यार इसमें भीड़ भाड़ हो गई है, ये जो पहले 30 फुट की रोड हुआ करती थी अभी इसको 10 फीट की रोड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे पानी भरा रहता है मच्छरों का, या कारखाना हो गया है और मजा नहीं आ रहा है कॉलोनी, उसके लिए फिर रीडेवलपमेंट स्कीम लाएगा। वो किस में है, 175 में। वो क्या है, 175 में पुनर्विकास स्कीम। कौन लाएगा, आप लाओगे, ईओ लाएगा। ठीक है, तो फिर 176 में क्या है, 176 में जो पीछे धाराओं में जो स्कीम पड़ी है या जो पुनर्विकास स्कीम पड़ी है, उसको अनुमोदन के लिए आपका जो ईओ है और जो कि सीएमओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, वो अनुमोदन के लिए किसको भेजेगा, नगर पालिका को। ठीक है, धारा 177 ये कहती है कि भैया अब बन गई स्कीम, यहां पे ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा जनता के लिए, यहाँ पे खेल का मैदान बनेगा, यहाँ सिनेमा हॉल बनेगा, इधर से फुटपाथ होंगे। अब है ना, अब ये जो आप अपने छज्जों को बाहर निकालते हो और आगे सीढ़ियां निकालते हो, अब विकास नहीं होगा, तो इसका मतलब विकास पर पाबंदी। ठीक है, और 178 ये कहता है कि ये जो आपने रामायण करी है ऊपर कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, जो घोषणाएं कर दी, वो अगर 2 वर्ष के अंदर अंदर आपने धरातल पे नहीं उतारी तो ये आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी।
आपकी स्कीम लैप्स हो जाएगी, समझ गए, 2 वर्ष के भीतर भीतर। और मान लो कल को लगे तो उस योजना को जो कि 179 में है उसका नगर पालिका मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, उसमें जो है कुछ परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वही बात मूल संरचना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बुनियादी जो उद्देश्य था वो उससे भटकना नहीं चाहिए। और 180 कहती है कि राज्य सरकार की ये शक्ति है कि नगर पालिका से अब योजना बनवा सकती है, और नगर पालिका खुद बनाएगी ये योजना। बताओ किसको बोलेगी, बताओ किसको बोलेगी? ईओ को बोलेगी, सीएमओ को बोलेगी। ये मैंने उस समय भी कहा था, याद रखना, मैं आगे पूछूंगा। एक ऐसी ही धारा है जिसमें राज्य सरकार बोलती है कि लाओ भाई, तो उसमें नगरपालिका मुख्य नगरपालिका को बोलती है। अगर आपने पीछे की क्लास अगर समय से ली है, सही से देखी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और 181 कहती है कि जो व्यावर्ती, जो ये और ऊपर जो पीछे जो आपने रामायण गा के आए हो, जो सारी योजनाएं, ये योजना वो योजना ये योजना, उनके अलावा भी हम योजना बना सकते हैं। अब उसके अलावा भी योजना बना सकते हैं। और इसी प्रकार 100 धारा 182 है कि मान लो आप भूमि का जो उपयोग है उसका परिवर्तन कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो आपकी आवासीय भूमि है, ठीक है, अब उसको किस में ले रहे हो? वाणिज्यिक में उपयोग ले रहे हो, वाणिज्यिक में उपयोग ले रहे हो। या आपकी वाणिज्यिक भूमि है, उसको किसी अन्य प्रयोजन के लिए ले रहे हो। मान लो वो पहले सिनेमा के लिए भूमि थी, अब उसको किस में? वाणिज्यिक के लिए। पहले होटल के लिए हमने आपको भूमि दी थी, अब उसको कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हो। तो ये जो अनुमति कौन देगा? राज्य सरकार। और जो ये उपयोग किया है, अपने परिवर्तन किया है, जिसको अपन एक्ट बोल रहा है संपरिवर्तन प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार, और इंग्लिश क्या बोल रही है? कन्वर्जन चार्जेस। तो कन्वर्जन चार्जेस से आप ज्यादा समझ जाओगे कि इसको कन्वर्जन करवा रहे हो इसका दूसरे उद्देश्य के लिए, तो वो अगर कन्वर्जन चार्जेस हैं वो देख के आप इसको करवा भी सकते हो परिवर्तन, ठीक है। तो क्या चलना चाहिए? तो 173 क्या कहती है ये आप देख लो। 173 कहती है कि परियोजना स्कीम का बनाया जाना और उसकी विषय वस्तु कौन कर सकता है? नगरपालिका। किस लिए करेगी? जो मास्टर विकास योजना बनाई थी उसके लिए। क्या? एकीकृत विकास के लिए। उसमें क्या होगा? जो मूल भूखंड होंगे और उसका स्वामी कौन है वो। ये जो आपका अलॉटमेंट, वो जो रिजर्व भूमियां रखी गई हैं उनके बारे में होगा। स्कीम पैसा कितना लगेगा उसका प्राकलन। या कोई खराब जमीन है, दलदली भूमि है और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो उनको क्या करवाएगी? समतल करवाएगी, उनका पुनरुद्धार करवाएगी। ये किसमें? स्कीम में वो नगरपालिका देगी। तो 174 क्या कहता है कि वो तैयारी करेगी स्कीम की। क्या करेगी? सबसे पहले घोषणा करेगी। सबसे पहले क्या करेगी? घोषणा। नगरपालिका किसी विकास क्षेत्र में संकल्प द्वारा जो 173 में जो योजना बनाई है उसकी क्या करेगी? घोषणा करेगी। और उस घोषणा को 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी? राजपत्र में प्रकाशित करेगी। और फिर आराम से 1 वर्ष के अंदर वो क्या करेगी? उसका प्रारूप बनाएगी, ड्राफ्ट बनाएगी, ठीक है। और उस जो प्रारूप है, वो जो ड्राफ्ट है, उसको 30 दिन में उसके क्या मांगेगी? ऑब्जेक्शन मांगेगी, ऑब्जेक्शन मांगेगी। और ये सारी चीजें जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और उसके बाद क्या करेगी? उसका अनुमोदन करेगी और राजपत्र में उसको क्या कर देगी? प्रकाशित कर देगी। कोई दिक्कत? आगे चलना चाहिए। फिर मैंने बताया कि रीडेवलपमेंट स्कीम बताया। कौन भाई साहब करेगा? आप करोगे, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही ईओ हो, ठीक है। तो कौन लाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगर उसको लगता है कि वहां भवनों की दशा खराब हो चुकी है, न तो वहां रोशनी आ रही है, न ढंग की एयर आ रही है, सकड़ी गलियां हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए संकटपूर्ण है, ये मैंने आपको बता दिया, तो वहां उस क्षेत्र की दशाओं को देखते हुए पुनर्विकास स्कीम लाई जाएगी। ये स्कीम तो ले आए, आप इनका अनुमोदन भी तो करवाओगे, ठीक है। आप वहां से आप ये भी तो करोगे भाई ये स्कीम है और इसको लागू कर सकते हैं क्या? तो कौन करेगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनुमोदन के लिए किसको प्रस्तुत करेगा? नगर पालिका को। ये आपकी धारा 176। आगे आ जाओ। किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात मैंने बताया कि भूमि के उपयोग और विकास पर क्या रहेगी? पाबंदी, ठीक है।
174 में तैयार की गई। तो 174 के तहत जो प्रारूप तैयार किया गया उसके बाद नगरपालिका की अनुमति के बिना भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत की आबादी में अगर कोई आती है तो उसका विधिपूर्ण होगा उपयोग करना। फिर मैंने बताया स्कीम लैप्स कब हो जाएगी। लैप्स ये हो जाएगी अगर 2 साल में आपने धरातल पे उसको नहीं लाए तो वो क्या हो जाएगी, लैप्स। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कौन कर सकता है, नगरपालिका को। या तो वो देखे, जांच खुद देखे कि यार वो बात नहीं रही, ठीक है, अब कुछ मानक बदल गए हैं, तो उसको विड्रॉल भी कर सकती है। और लेकिन क्या हो सकता है, उसमें तात्विक परिवर्तन उसमें नहीं किया जाएगा, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। धारा 180 कहती है कि राज्य सरकार अगर अपेक्षा करेगी किसी भी विकास स्कीम के लिए तो नगरपालिका को बोलेगी, नगरपालिका मुख्य नगरपालिका को निर्देश देगी। 121 मैंने क्या किया, स्कीम की व्यावृत्ति कि भैया पीछे की जो भी योजनाएं थी उनको छोड़ो, कोई नई स्कीम भी ला सकते हैं हम, उसके लिए हमें नहीं रोका जाएगा। तो 182 क्या कहता है, 182 कहता है कि भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर पाबंदी, ठीक है, और उसपे आपको परमिशन कौन देगा, बताओ, राज्य सरकार। ये मैंने बताया कि मान लो कि राज्य सरकार या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या किसी नगरपालिका, नगर यहां आपने लिख लो, या बुक में लिख लो, या स्थानीय प्राधिकारी जो पहले जिस परियोजना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो भूमि दी गई थी उसी उद्देश्य के लिए काम में लोगे, लेकिन फीस या प्रभार या कन्वर्जन चार्जेज लेके आप उसको उपयोग में परिवर्तन के लिए, ये परिवर्तन सही करो, परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन अनुमति दे सकता है कौन, राज्य सरकार। कब, जब मान लो आपके पास रेजिडेंशियल है और आपका कमर्शियल में उसको बदलवाना है, इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हो, कमर्शियल में बदलवाना है, या कमर्शियल से किसी और में, सिनेमा से कमर्शियल में बदलवा सकते हो, होटल से कमर्शियल में, पर्यटन से कमर्शियल में, और आपका अगर मान लो इंस्टीट्यूट है तो उसको कमर्शियल में, और आपको कन्वर्जन चार्जेस देके चेंज करवा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से आगे चलना चाहिए। तो ये धाराएं आपने पढ़ ली होगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है, चलो। अब देखो आगे पढ़ते हैं। जैसा कि अपना वही सेम रहता है कि पहले धाराएं 183, 84, 85, 86, 87, 88 और आपका 89 और 90, ये एक साथ पढ़ेंगे, ये एक साथ पढ़ेंगे। 90 में है फुटपाथ, फुटपाथों का प्रबंधन, ठीक है, फुटपाथ। इसमें है कि आप है ना कोई गड्ढा नहीं खोदेंगे सार्वजनिक मार्ग पे, ठीक है, सार्वजनिक मार्ग पे गड्ढा नहीं खोदेंगे, या आप वहां पे कोई भी कास्ट वगैरह जमा नहीं करेंगे, ये वगैरह इसमें, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो अगर कोई मार्ग या कोई परिसर की मरम्मत चल रही है तो उसके लिए आप क्या सावधानियां रखोगे, ठीक है। या मार्गों पे 187 कहती है कि मार्गों पर अस्थायी निर्माण, अस्थायी निर्माण। और आपका 186 जो कहती है केंद्र व राज्य सरकार के जो मार्ग है, केंद्र व राज्य सरकार के मार्ग, उसके बारे में क्या उपबंध है। यह है भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे, अंडरग्राउंड भूमिगत उपयोग, अंडरग्राउंड जो आपके जैसे कोई तार केबल जा रही है उनके लिए, या कोई पाइपलाइन जा रही है तो उनके नक्शे, ठीक है। या फिर आपका यह है कि भूमिगत उपयोगिताओं के अधिकार, भूमिगत उपयोगिताओं के अधिकार,
ठीक है। और 183 है सार्वजनिक मार्गों की लाइन। ठीक है, ये क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, आपको याद रखना है कि कोई इसमें पूरे में मार्गों की बात हो रही है, रास्ते की बात हो रही है, तो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन मैं बताऊंगा। उसके बाद मान लो भूमिगत उपयोगिताओं का अधिकार, यानी आपका जैसे ये रास्ता जा रहा है, क्या अंदर से इस रास्ते के अंदर से हम कोई पाइपलाइन ले जा सकते हैं, तो क्या होगा, और उसके नक्शे क्या होंगे, जैसे सीवर लाइन जा रही है ले जा सकते हैं, उसके नक्शे किसके पास होंगे, केंद्र व राज्य सरकार के अगर मार्ग हो तो क्या उपबंध होंगे, क्या प्रोविजन होंगे मार्गों पर, कि भाई जो ये रोड है इस पे कुछ हम ऐसा निर्माण कर सकते हैं क्या, पंडाल वाडाल लगा सकते हैं क्या, तब नवरात्रों में वगैरह में ये, और अगर मान लो उन मार्गों का मरम्मत का पेचिंग का कार्य चल रहे हैं तो क्या उपबंध होंगे, और जब और जो अपन मार्ग है क्या उस पे ऐसा थोड़ी कि उसको गंदा ही रखें, गड्ढा चल के निकले और गड्ढा खोद दिया तो क्या होगा, और फुटपाथ का क्या प्रबंध होगा। ये एक प्रकार की धाराएं वो मैं एक जगह आपके लिए लाया हूं, एक एक करके धारा अपन पढ़ते हैं। 183 ये कहती है जो आपकी सार्वजनिक मार्ग है उसकी नियमित लाइन, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, मान लो आपकी ये सार्वजनिक मार्ग है, ये सार्वजनिक मार्ग है, तो वो क्या करेगी नगरपालिका, इसके बाद या तो एक और या दोनों तरफ एक लाइन बनाएगी कि भाई है ना इसके अंदर नहीं आओगे आप यार, इसके अंदर ये लाइन बना दी, और ये जब लाइन बनाएगी तब 1 माह का नोटिस लगाएगी, 1 माह का नोटिस लगाएगी, ये देखो लाइन बना रहे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बता सकते हो। इसमें ये सारे जो नक्शे वक्शे होंगे कि इस लाइन के अंदर ये जो मैं लाइन ड्रॉ करी है मैंने नगर पालिका ने, तो इसके अंदर मान लो किसी का भी कोई भाग आ रहा है, इसलिए कि 1 माह का नोटिस देगी कि आपके हिसाब से देख लो, आपके हिसाब से देख लो, वरना अगर फिर भी अगर इसके अंदर फिर आया कोई बरामदा चबूतरा वगैरह आया तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी, तो आपके फिर क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। आप अपील भी कर सकते हो कि यार आपने ये सार्वजनिक मार्ग की लाइन बना दी, इसमें हमारा तो आधा पूरा ही चला जाएगा, ये मकान ही गया, ये छज्जा हटाना ही पड़ेगा, ये तो हमारे मकान की गड़बड़ हो गई, तो अपील कर सकते हो 30 दिन में, किसके पास, जिला कलेक्टर के पास। ठीक है, अगर इसमें तुम्हारे कोई दिक्कत आती है तो वो क्या होगा, आपके 2000 से लेके 5000 तक का क्या लगेगा, जुर्माना। 183 तक आपको याद इसके साथ रखनी है, 183, 273, 283, 202, 290, 291, पूरे एक्ट में ये 6 धाराएं ऐसी हैं जहां पे जुर्माना लगेगा 2000 से 5000 तक का, याद कर लेना। अब तक सारे जुर्माने याद करवाते आया हूं, 183, 283, उससे 10 कम 273, 202, 290, 291 याद कर लेंगे। इतनी सारी जब आप आरपीसी के चेयरमैन वगैरह, जो आप है ना सचिव वगैरह, बहुत सारी चीजें याद कर लेते हो, तो ये कौन से खेत की मूली है, तो इतनी 6 चीजें तो याद कर ही सकते हो। उसमें कितना लगेगा, 2000 से 5000 जुर्माना, ये धाराओं में। ठीक है, चलो आगे। ओके, 184 क्या है, हाँ अब मैं बता रहा हूं, 184 और 185 एक साथ। 184 भूमिगत उपयोगिताओं के अधिकार और 185 उसके नक्शे। देखो मान लो होगा क्या, जैसे मैंने पहले बताया था कि तार अधिनियम, पहले क्लास अगर पुरानी देखोगे 1885, और विद्युत अधिनियम, विद्युत अधिनियम 2003 पुरानी क्लासें देखोगे उसमें सारा मिल जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत मान लो किसी भी अपना नगरपालिका है, नगरपालिका के अंदर से जैसे कोई गैस पाइपलाइन बिछानी है किसी को, या रेलवे लाइन वहां से जानी है, या वाटर सप्लाई की लाइन वहां से जानी है, या अन्य प्रकार की कोई भी भूमि के अंदर से कोई केबल जा रही है, तो जैसे जो भी डिपार्टमेंट वो लाइन बिछाता है वो नगरपालिका की मंजूरी लेगा, नगरपालिका की अनुमति लेगा। ठीक है, वहां पे नगरपालिका कोई फीस भी ले सकती है जो लाइन बिछा रहा है, जैसे कोई भी जल संसाधन मंत्रालय है, जैसे जल जीवन मिशन है, वो उनसे फीस भी ले सकता है। और नगरपालिका कहेगी भैया काम है वो कब तक करोगे, समय सीमा है ये काम की, क्या समय सीमा है वो मुझे बताओ। अगर आपने विलंब किया तो पेनल्टी भी लगेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप गड्ढे खोद के बैठ गए,
हमारे दिक्कत आ रही है, यातायात में दिक्कत आ रही है, हमारी जनता को दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आप हमें बताइए कि इसमें कब तक करोगे आप ये काम, और अगर नहीं करे तो आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये जो सारी चीजें उन्होंने लाइन बिछाई है, सीवर लाइन बिछाई है, किसी भी डिपार्टमेंट ने उनके नक्शे अपना सीएमओ साहब और आपका आप लोग ईओ वो नक्शे मेंटेन रखेगा, अपने पास में रखेगा, और उसके ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। मतलब याद क्या, उसमें ये पता होना चाहिए कि कोई सीवर लाइन है, उसके मैन होल कहाँ पे है, मैन होल कहाँ पे है। कल को मान लो ये जाम हो गई तो ऐसे थोड़ी है कि पता ही नहीं है, नक्शों में पता ही नहीं है कहाँ पे मैन होल है, पूरी थोड़ी खोद दोगे, वो मैन होल पता होना चाहिए। फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट बताओ किसको बोलते हैं? जैसे वो बाहर निकले नहीं होते जिसपे पानी का पाइप लगा सकते हैं, वहां से जो फायर के जो लाल से पाइप बाहर होते हैं, पानी का पाइप लगा सकते हैं, उनको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट। वो कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीजें किसको पता होनी चाहिए? ईओ को। ठीक है, और इसकी सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। और आरटीआई में, आरटीआई के तहत जिन नियमों का पालन करते हुए आपको ये खुद को पता होना चाहिए कि कौन सी सूचनाओं का पेन जो है सूचनाएं दे सकते हैं, कौन सी सूचनाएं नहीं दे सकते हैं, वो आरटीआई के हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई आपके पास आरटीआई, आप बता दो कि कहाँ कहाँ से सीवर लाइन जा रही है, कहाँ से पाइप लाइन जा रही है, ये सारी चीजें, ये ऐसी सूचनाएं थोड़ी दे दोगे, ये गोपनीय सूचनाएं हो सकती है, क्या पता वो किसके लिए ले रहा है, तो वो आपका मुख्य नगरपालिका अधिकारी मना भी कर सकता है। ये धारा आपकी कौन सी होगी? 185। फिर 186 ये है, 186 ये कहती है कि मान लो राज्य सरकार व केंद्र सरकार के राजमार्ग है, तो केंद्र सरकार के व राज्य सरकार के मार्ग है, तो भैया इन मार्गों से छेड़छाड़ करने के लिए इन लोगों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। स्टेट हाईवे के और नेशनल हाईवे के नगरपालिका हाथ नहीं डाल दे, ये ध्यान में रखना, इनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और राज्य सरकार के अगर जो मार्ग हैं, अगर उसमें किसी ने अतिक्रमण कर लिया या अस्थायी निर्माण कर लिया, तब तो सल्टेगा कौन? नगरपालिका सल्ट लेगी, कोई बात नहीं है। लेकिन इस मार्ग से रख रखाव से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो राज्य सरकार जाने, वो राज्य सरकार सुधरवाए। समझ में आ गई बात? यानी कोई अतिक्रमण, अपने उसमें शायद बुक में अधिक्रमण लिख रखा है तो अतिक्रमण कर लो, तो अस्थायी निर्माण अगर वो है तो नगरपालिका सल्टेगी, वो नगरपालिका हटवाएगी वहां से। लेकिन रख रखाव है, उसकी मरम्मत है, वो राज्य सरकार करवाएगी। ठीक है, फिर है आपकी 187 धारा। 187 ये कहती है बच्चों कि अगर मान लो नवरात्रों का टाइम है, गरबा का टाइम है, जो आप डांडिया वगैरह खेलते हो, उस समय आपने देखा होगा कि जो मेन रोड होती हैं उस पे पंडाल लगा लेते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, तो ये उस पे ना आप अस्थायी पंडाल वगैरह लगा सकते हो। उसकी अनुमति कौन देगा? नगर पालिका अधिकारी, वही आप दोगे। कौन देगा? ईओ। और जो शर्तें होंगी वो नगर पालिका तय करती है। ठीक है, और उसमें कितनी अवधि तक, वो उसमें जो अनुमति देंगे ना, उस अनुमति में लिखी होती है, उसमें लिख देंगे कि इतने दिनों तक आपको अनुमति देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने हिसाब से दे दिए। आप जो ट्रैफिक वाला है, यातायात पुलिस प्रभारी है, यातायात पुलिस प्रभारी है, उसको भी पूछोगे। यातायात यानी ये पता लगा आपने दे तो दी अनुमति और वहां जाम लग गया, उसको भी पूछोगे। ये क्या कहता है? कौन सी धारा कहती है? 187। ठीक है, फिर 188 कहती है, धारा 188 कहती है कि जो भी मरम्मत वगैरह मार्गों में करोगे तो उसमें भैया आराम से बाड़ लगवाना, उस पे घेराबंदी करना, रात में रोशनी की व्यवस्था करना, वरना कोई आदमी मान लो लिमका लिए हुए आ रहा है, उसको देखा गड्ढा दिखाई नहीं, वही गिर गया, और मान लो कि कहीं अनहोनी नहीं हो जाए, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मरम्मत के दौरान, मार्गों के मरम्मत के दौरान। फिर 89 ये धारा ऐसी, 89 के साथ आपको याद रखना पड़ेगा 189, 197, 254, 260, सर की सर आप चाहते क्या हो भैया? चाहते हैं हम आपको ईओ बनाना है। ये धाराएं ऐसी हैं जिनमें जुर्माना लगेगा 1000 से 2000 और 50 से 100 रुपए। ये कब? जब आप किसी जो है मार्ग पे गड्ढा खोद दोगे या आप उसमें मलबे का ढेर लगा दोगे, उसके लिए। 190 धारा है फुटपाथों के लिए प्रतिबंध। किसके लिए? फुटपाथ। ठीक है, तो बिल्कुल रोड होती है उसमें फुटपाथ होने चाहिए। ठीक है, ये जैसे फुटपाथ हो गए निश्चित चौड़ाई के। फिर अपने कहाँ पढ़ा था? भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति। आप मुझे कमेंट में बता देना, भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति।
ये समिति तय करेगी इन फुटपाथों की चौड़ाई, लेकिन 1.5 मीटर से कम चौड़े नहीं होने चाहिए। कितने मीटर से? 1.5 मीटर से। तय कौन करेगा? टाइम टाइम पे भवन अनुज्ञा संकल्प समिति, लेकिन कितने? 1.5 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये धारा आपकी क्या आ गई? 190। चले, ये लो धारा 183 आपकी, ठीक है। क्या कहती है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन, रेगुलर लाइन। इसमें क्या होगा कि या एक और या दोनों ओर नगर पालिका कोई लाइन बना सकती है या मार्ग को चौड़ा करने के उद्देश्य से नई लाइन बना सकती है, लेकिन एक विशेष नोटिस लगाएगी नगर पालिका इस लाइन बनाने से। लिखो भाई, यहां लिख लो 1 माह पूर्व है, अपनी बुक में लिख लो 1 माह पूर्व है, ठीक है। क्या पता बाय मिस्टेक हो गए, व्यावर्ती आ गई है ना, तो लेखन के ये नहीं कि नोट्स ये खराब माने जाएंगे, जो व्यावर्ती यानी धारा 125, 37, 181 के तहत लेखन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो 1 माह पूर्व है, एक विशेष नोटिस लगाएगी, ठीक है। और जो इनसे प्रभावित हो रहे हैं भूमि या भूमियों के स्वामी, उसको नोटिस देगी। उसके बाद इनकी ऑब्जेक्शन लेगी, सजेशन लेगी, फिर वो क्या बनाएगी? लाइन, ठीक है। सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई व्यक्ति भवन के किसी भाग का निर्माण नहीं करेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जुर्माना कितना लगेगा? 2000 से लेके 5000 रुपए तक। अपील कहाँ कर सकते हो? 30 दिन के भीतर कलेक्टर को। और इसके धारा के साथ मैंने और भी बताई, 183, 273, 283, 202, 290, 291 जुर्माने क्या लगेगा? 2000 से 5000, ठीक है। चलो आगे। भूमिगत उपयोगिताओं के लिए, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के लिए मार्ग अधिकार, मैंने बताया ना, तार अधिनियम 1885, विद्युत अधिनियम 2003, इसके लिए जो है मान लो कि विद्युत सप्लाई है या कोई केबल, कम्युनिकेशन केबल बिछा रहे हैं, गैस की है, वाटर सप्लाई की है, जल निकास के लिए, ड्रेनेज के लिए है, सीवरेज के लिए है, इनकी नगर पालिका की मंजूरी ली जाएगी। हम फीस भी ले सकते हैं भैया, और नक्शे व रेखा चित्र आपको उपलब्ध कराने होंगे, और कार्य पूर्ण करने की समय सीमा बतानी होगी। अगर विलंब किया तो पेनल्टी लगाएंगे, बता दिया। चलो, भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे कौन रखेगा? ईओ रखेगा, ठीक है। ईओ है ना, अब वहां ईओ नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन में मिलेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। इसके अलावा आप यहां लिख लो कि उसको मैन होल, जो भी सीवरेज के, और फायर हाइड्रेंट, इनकी जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। और आरटीआई के हिसाब से गोपनीयता भी रखेगा, ये आप लिख लो। फिर आगे है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित मार्गों के विषय में स्पेशल प्रोविजंस। तो क्या होगा कि भैया वहां अगर राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग, इन पे अगर कोई आप कार्य कर रहे हो तो वो उनकी केंद्र व राज्य सरकार की ही अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर राज्य सरकार की सड़कें हैं तो अगर कोई अस्थायी अधिभोग या अतिक्रमण, ये अति कर लो इसको, अतिक्रमण का मामला है तो नगर पालिका अपने हिसाब से देख लेगी, रख रखाव का मामला है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से देखेगी, कोई प्रॉब्लम। चलो 187, अगर कोई उत्सव त्योहार मैंने आपको बताया तब है तो अनुमति कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। शर्तें, नगर पालिका अधिकारी क्या कर सकते हैं कि भाई अस्थायी या कोई बूथ या पांडाल लगा सकते हो उस समय आप, ठीक है। और अनुमति पत्र में अवधि लिखी होगी। परामर्श किससे लेंगे? यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से अपन क्या ले लेंगे? अनुमति ले लेंगे। फिर धारा 188 क्या कहती है कि भैया मार्ग, नाली या परिसर के में निर्माण कर रहे हो या मरम्मत कर रहे हो तो उसके दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वहां पे अपना मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा? बाड़ लगवा देगा, ठीक है। क्यों बाढ़ क्यों लगवाएगा? वही संभावित दुर्घटना से बचने के लिए कि भाई मान लो गड्ढा खोद के रोक दिया, वहां पे सड़क खुदी हुई है और एकदम से क्या आ गया, कोई साधन आ गया और गड़बड़ हो गई, ठीक है। या वहां पे यातायात के लिए जो है डाइवर्जन उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। और वहां पे कोई भी सामग्री जमा नहीं होने देगा, यातायात को बंद कर देगा। फिर 189 मैंने आपको बता ही दिया कि न तो वहां कोई सामग्री जमा की जाएगी और न ही गड्ढा खोदा जाएगा। जुर्माना कितना? 1000 से 2000 और 50 से 100 रुपए, ये दिन और रात्रि दोनों के लिए। फिर मैंने बताया कि वो 189 के साथ आपको ये धाराएं भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसमें भी जुर्माना क्या है ये। नेक्स्ट, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। तो फुटपाथ के लिए भैया चौड़ाई जो है वो
निश्चित चौड़ाई के होने चाहिए। और ये जो समिति है, आप कमेंट में बता दो कौन सी धारा में थी ये समिति। वो क्या करेगी कि इनका तय करेगी कि कितनी होनी चाहिए इनकी चौड़ाई, लेकिन 1.5 मीटर से फुटपाथों की चौड़ाई, इसमें लिखा नहीं क्या, अपने बुक में तो होगा यार, देख लेना, 1.5 मीटर से कम ना हो, 1.5 मीटर से कम ना हो। अपने बुक में अगर नहीं दे रखा तो लिख लेना। तो इनकी तय कौन करेगा, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। ठीक है, बाकी चौड़ाई तो देखो, फुटपाथों की चौड़ाई तो जैसे मान लो कहीं भीड़ भाड़ इलाके वाले हैं तो फुटपाथों की चौड़ाई ज्यादा रख देंगे, और कोई भूमि के उपयोग को देखते हुए कि चलो यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है तो चौड़ाई कम भी रख सकते हैं, लेकिन 1.5 मीटर से चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ आ रहा है मजा पढ़ने का, या यूं ही मैं अकेला ही बोल रहा हूं। ठीक है, आगे चले। चलो आगे चलते हैं, फिर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो आगे है आपका धारा 191, 92, 93, 94, 95 और इधर 194 के साथ ही है 194 ए, 195, 196, 97, 98 और 99। ठीक है, 191 कहती है मार्गों के कोनों पे भवन, मार्गों के कोनों पर भवन। 192 कहती है जो बहिर्गत भाग है, बाहर निकले हुए भाग है, उनका क्या है। यह है 193 भवनों की सतह, भवनों की सतह। 194 कहते हैं कि जितने भी प्रकार के निर्माण किए जाएंगे नगर पालिका में उनसे संबंधित उपबंध। और 194 ये कहता है कि मान लो कुछ कतिपय निर्माण, कुछ निर्माण के लिए अनुज्ञा कौन देगी, राज्य सरकार। ठीक है, 195 अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बनाया गया है तो वहां सोसाइटी बना देंगे। ठीक है, फिर आपका 196 कह रहे कोई निर्माण हो रहा है तो विशिष्टियां प्रदर्शन कर देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। 197 होर्डिंग लगाना। ठीक है, 198 कहता है सुख सुविधाएं नगर पालिका द्वारा ली जाना, क्या होंगी वो बताऊंगा। और अन्य अभिकरणों द्वारा सुख सुविधाओं का ग्रहण किया जाना, ये बताऊंगा मैं क्या है। 191 में क्या कह रहा है, मार्गों के कोनों पे भवन, मार्गों के कोनों पे भवन। बहिर्गत भाग जो आपके मकान के भाग आगे निकले हैं, भवनों की सतह कितनी होनी चाहिए, निर्माण उपबंध क्या है, ये एसोसिएशन क्या है, विशिष्टियां क्या है, होर्डिंग लगाना, सुख सुविधाएं, अन्य अभिकरण, एक साथ धारा याद करनी है, इनमें क्या है ये मैं आपको बताता हूं। चलो आगे, तो धारा 191 से स्टार्ट करते हैं। 191 क्या कहती है, धारा 191 मैंने क्या बताया, मार्गों के कोनों पे भवन। कहने का मतलब है जैसे मान लो ये रास्ता गया, ये रास्ता गया और आपका यहां मकान है। ठीक है, तो यहां क्या है कि भाई घुमाव भी होगा। ठीक है, यहां से थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए चौराहे पे, तो नगरपालिका क्या कर सकती है कि भाई जो आपका मकान है उसकी ऊंचाई, उसकी गोलाकार, उसके घुमाव को देखते हुए वहां, और अगर मान लो वो दिक्कत दे रहा है उस मार्ग पे तो उसको तुड़वा सकती है। तो तुड़वाने के बाद जो जमीन खाली होगी वहां पे उस चौराहे पे वो नगरपालिका खुद ले सकती है। और अगर आपके उससे नुकसान हुआ है तो आपको मुआवजा भी दे सकती है, जो कि धारा 295 मैंने पहले बताया था, बार बार आती है 295, 245। 245 तो है सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण या बाधा, 295 में मुआवजे से संबंधित है, प्रतिकर से संबंधित है, कंपेंसेशन से संबंधित है। ठीक है, तो वहां कोई समस्या होगी तो आपको मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो है वहां पे कोने पे जो है मार्ग के कोने पे भवन है, लेकिन मान लो वहां उसको तोड़ने के बाद और वहां जमीन खाली करने के बाद आपको फायदा हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई आपके प्लॉट की, तो वो नगरपालिका देखेगी यार इसके तो फायदा हो गया, तो कुछ मुआवजा वो काट सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो 192, 191 सॉरी। 192 क्या है कि मान लो आपके
मकान का छज्जा है या ऐसा कोई भाग है जो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन बनाई थी ना अपन 183 के तहत, अगर उसके अंदर आ रहा है तो उसको तुड़वा सकती है, ये 192 में। ठीक है, या आपने कोई सीढ़ी या चबूतरा बना रखा है और वो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के अंदर में आ गया तो उसको वो तुड़वा सकती है। सीधी सी बात है। अपन देखते हैं नगर पालिका में कि सीढ़ियां, अपन जैसे उस रास्तों से जाते हैं तो कईयों की सीढ़ियां यहां तक आ रखी हैं, उन्होंने बैठने की जगह बना रखी है, तो वो क्या है, वो मार्गों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको वो हटवा सकती है नगर पालिका। ये धारा कौन सी, 192 में। 193 कहती है भवनों की सतह है, भवनों की सतह है। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपका जो मकान है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसका तल, तो मकान का जो आपका ग्राउंड है वो तो नीचे हो और नालियां ऊपर हो, यानी रोड से या जो आपको ऐसा जो नालियां हैं उनकी सतह से ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए कि आपका जो पानी है, मकान का पानी निकले ही नहीं, नाली ऊंची हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको जो नगर पालिका है वो निर्देशित करेगी। अब है मेन धारा 194, जो अगर देखा जाए तो इस एक्ट की मैं कहूं अगर कि भाई इस एक्ट की जान है तो 194 धारा हो सकती है कि नगर पालिका में जितने भी प्रकार के, नगर पालिका में जितने भी प्रकार के निर्माण होंगे उनके बारे में उपबंध है। कैसे, जैसे किसी भवन का निर्माण कर रहे हो आप, भवन निर्माण या नया ही मकान बना रहे हो, नया मकान बना रहे हो, या चाहे उसका पुनर्निर्माण कर रहे हो या पुनर्निर्मित कर रहे हो वापस उसको, या कोई आप टावर लगा रहे हो अपने मकान पे, या कोई नलकूप या कुआं बोरिंग कर रहे हो, कोई भी प्रकार का आप निर्माण कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया आवेदन अप्लाई करना पड़ेगा। और आवेदन के साथ क्या क्या होना चाहिए कि आप वास्तव में उसका आपके पास हक है, टाइटल है, आप उसके मालिक हो, उसका शपथ पत्र, या आप उसके आपके पास अविवादित हक का शपथ पत्र है, यानी कोई ऐसा कोई लड़ाई तो नहीं चल रही इस प्लॉट में, कोई विवाद का मामला तो नहीं है, तो अविवाहित हक का आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी लीगल पोजीशन होना चाहिए आपके पास कि आपका ही है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि नक्शे होने चाहिए आपके पास, उसका नक्शा होना चाहिए। और जो भिन्न भिन्न 6 रंगों में जो कार्य का ब्यौरा है वो होना चाहिए, यानी क्या क्या करवाओगे आप भिन्न भिन्न रंगों में, और 6 प्रतियों में आपके पास वो साइट प्लान होना चाहिए, आपकी स्थल योजना कि क्या कैसे आप बनाओगे। ये किसको दोगे, ये जो आपके नक्शे हैं वो नक्शे जो हैं नगर पालिका, नगर सुधार न्यास जो यूटीआई है, विकास प्राधिकरण है, या राज्य का जो मुख्य नगर नियोजक है उनसे रजिस्टर्ड कोई आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर है, उनसे वो प्रमाणित करवाओगे, अटेस्टेड करवाओगे। ठीक है, करवा लिया साहब। अब आपने नगर पालिका को वो आवेदन दे दिया, वो नगर पालिका को आवेदन दे दिया। नगर पालिका को आवेदन देने के बाद नगर पालिका 2 माह के अंदर अंदर क्या करेगी, आपको सूचित करेगी कि आपको अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। अगर मान लो नगर पालिका 2 माह के अंदर सूचना नहीं देती है तो 1 माह का तो वेट करेगा वो आदमी, और अगर नहीं मिलती है तो 1 माह के बाद निर्माण चालू कर देगा, लेकिन वो निर्माण नियमों के अंतर्गत ही होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप रजिस्टर्ड, जब आप उसको टेस्टेड करवाते हो ना किसी आर्किटेक्ट से या किसी इंजीनियर, तो उनको पता होता है कि नगर पालिका के क्या रूल हैं, कितनी मंजिल से ऊपर बना नहीं सकते, वो सारी चीजें उनको पता होती है। तो अगर 2 महीने के अंदर आपको सूचित नहीं किया जाता नगर पालिका के द्वारा मंजूरी के लिए, तो 1 माह के बाद आप अपना निर्माण चालू कर सकते हो। ये क्या है, प्रोविजन है कुछ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई का भवन है, 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई का, एक इस एक्ट में आया था 14 मीटर से अधिक की ऊंचाई का भवन, वो कौन सी धारा में आया था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15 मीटर से ऊंचा अगर कोई भवन है या 500 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट है, वहां पे क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह ली जाएगी। ठीक है, या कोई गैर आवासीय भवन है या कोई संस्थागत भवन है,
उसके लिए नगर नियोजक से क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। ये किसमें है, 194। दोबारा बता देता हूं मैं कि किसी भी प्रकार का भवन का निर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है, टावर लगाने हैं, कोई नलकूप बनाना है, कुआ बोरिंग, उसके लिए आवेदन करेंगे जो एकदम लीगल पोजीशन का होना चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उसके साथ नक्शे लगाएंगे, 6 प्रतियां लगाएंगे और वास्तुविद आर्किटेक्ट या इंजीनियर से क्या करवाएंगे, अटेस्टेड करवाएंगे। 2 माह के अंदर नगर पालिका ये बताएगी कि आपको मंजूरी दे या नहीं दे। अगर वो 2 माह के अंदर नहीं बताती है तो 1 माह के बाद वो काम चालू कर देगा। अगर 15 मीटर से ऊंचा भवन या 500 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट है तो क्षेत्रीय नगर नियोजक की सलाह ली जाएगी। गैर आवासीय भवन या संस्थागत भवन है तो नगर नियोजक की सलाह ली जाएगी। ये तो क्या हो गया, आवेदन हो गया। अब 15 मीटर से ऊंचा जो भवन है, ठीक है, और इस बीच जैसे मान लो कोई भी मकान बन रहा है या कोई भी बड़ा प्लॉट है वहां पे मकान बन रहा है, तो वहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी जाके जांच कर सकता है कि क्या नियमों के आधार पर ही चल रहा है निर्माण, कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो वो चेक कर सकता है, आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है। और ये जो पहली बात सुनो मेरी बात, 15 मीटर से अधिक अगर कोई ऊंचा भवन है, वो जब पूरा हो जाएगा उसका निर्माण, तो उसको अधिभोग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसके द्वारा से, या पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, किसकी तरफ से दिया जाएगा, नगर पालिका अधिकारी की तरफ से। ठीक है, अब अगर मान लो इसका शर्त पूरी नहीं करता है, वो गलत तरीके से बनाता है, तो उस पे जुर्माना लगेगा 30,000 से लेके 50,000 तक। बोलो है ना तगड़ा मामला, 50,000 तक लगेगा। अगर वो रुक ही नहीं रहा फिर भी तो 500 रुपए तक का डेली। ठीक है, अगर मान लो कोई आवेदन के बिना करता है, आवेदन के बिना, या वहां पे गलत तरीके से कुएं या बोरिंग का निर्माण कर लेता है, तो उसके सजा होगी 1 से 3 महीने की और 20 से 50,000 रुपए क्या, जुर्माना। अगर मंजूर शर्तों के उल्लंघन कर लेता है, मंजूर शर्तों का क्या कर लेता है, उल्लंघन कर लेता है, तो उस पे भैया 1 महीने का आधा कितना हो गया, 15 दिन, 3 महीने का आधा कितना हो गया, 45 दिन, 20 का आधा 10, 50 का आधा 25 मत कर देना, 20,000 रुपए। ठीक है, ऐसे तो याद रखने के तरीके मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगा। मंजूर शर्तों का उल्लंघन करेगा तो 15 से 45 दिन की तो उसको क्या होगी, सजा, और 10 से 20,000 रुपए का क्या होगा उसको, जुर्माना। अगर मान लो वो जो वास्तुविद थे, जो आर्किटेक्ट थे और जो इंजीनियर था, उसने गड़बड़ कर दी, तो उसने गलत नक्शे को अटेस्टेड कर दिया, तो उससे 1 से 2 महीने की तो उसको क्या होगी, सजा, और आपके 5 से 10,000 रुपए का उस पर जुर्माना, और उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। अगर मान लो नगर पालिका का कर्मचारी ही गड़बड़ कर दे तो उससे 1 माह की सजा और 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना। ये जुर्माना आपको एक साथ याद कर लेना है। ठीक है, कोई समस्या? मेरे हिसाब से आपकी समझ में आना सही है। फिर है, मैंने 194 बताया, 194 ए नई धारा जोड़ी गई, 194 ए। उस धारा में ये कहा गया कि मान लो कुछ स्थान है, शुरू से पढ़े, कतिपय को क्या बोलते हैं, सर्टेन, कुछ स्थान, वहां पे जो निर्माण के लिए है वो अनुमति कौन देगा, राज्य सरकार। फिर भी अगर आपने गड़बड़ी करी तो 20,000 रुपए तक का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 20,000 रुपए तक का जुर्माना। फिर धारा है अपनी 195, 195 धारा ये कहती है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो बड़े बड़े जो डेवलपर होते हैं, बिल्डर होते हैं, वो क्या बना देते हैं, जैसे बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें काफी सारे फ्लैट्स बना देते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि वहां सोसाइटी बनाते हैं, एक सोसाइटी। ठीक है, उस सोसाइटी में कुछ शायद पैसा महीने का या ऐसा कुछ लगता है, और वहां पे एक फंड होता है, उस फंड में जमा होता है, पूरी मेंटेनेंस के लिए वो सारा काम में आता है। ये आपने सुना होगा भाई, मैं तो फ्लैट वगैरह में रहता नहीं इतना, अपन तो गरीब आदमी है, ऐसे झोपड़ी में रहते हैं, तो ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से। तो जो भी डेवलपर होगा वहां जब अधिभोग से पूर्व है, जब कोई भी निवासी है उसके जो फ्लैट जिसने लिया है, उन लोगों का क्या बनाएगा, एक एसोसिएशन बनाएगा, जो आप शायद सोसाइटी वगैरह जो भी होती है वो बनाएगा, एसोसिएशन, संगम बनाएगा। एक्ट क्या कह रहा है, संगम बनाएगा, और उनको वो रख रखाव का कार्य उनको सौंप देगा, और वो उनको सारी चीजें उनको अवेलेबल कराएगा। क्या, जो मंजूरी ली है आपने, मंजूरी का प्रमाण पत्र,
मंजूरी का प्रमाण पत्र, वो क्या होगा उसको भाई, ठीक है, जो आपने ये बिल्डिंग बनाई है उसकी मंजूरी से बनाई है, उसका उनको क्या सौंप देगा, उनको सौंप देगा। सभी प्रकार के, जैसे मान लो कोई आपके लिफ्ट है, सीवर लाइन है, कोई भी और उपकरण है, वाटर सप्लाई है, उनके नक्शे उनको सौंपेगा, या जैसे जनरेटर वगैरह आ रही है उनके गारंटी के कागजात उनको सौंपेगा। और एक वहां पे निकाय निधि का वो क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे एक ऐसे फंड का। ठीक है, ये क्या है, डेवलपर द्वारा उसके कर्तव्य हैं और उनका एक एसोसिएशन बना देगा। ये धारा कौन सी है, 195। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं पे निर्माण हो रहा है, धारा 196 क्या कह रही है कि कहीं भी आप निर्माण कर रहे हो, कोई भी निर्माण, मकान बना रहे हो, किसी साइट पे मकान का निर्माण चल रहा है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, तो आपको एक 4x4 के बोर्ड पे, 4x4 के बढ़िया दर्द मजबूत बोर्ड पे आपको लिखना होगा कि निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, या भाई कोई ठेकेदार है उसका नाम, या कोई एजेंसी है, कोई बड़ी कंपनी है उसका कौन कर रहा है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, निर्माण मालिक कौन है इसका, स्वामी, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर। आपने अगर अनुमति ली है नगर पालिका से तो वो है जो उसके संख्या क्या है, उसके नंबर क्या है उस अनुमति के, और आपको कब मिली उसकी दिनांक, और वहां आप क्या क्या बनाने वाले हो, कितने फ्लोर बनाने वाले हो, ठीक है, पार्किंग स्थान, या जितने भी मतलब आप क्या बना रहे हो उसकी सारी जो है डिटेल उस पे, उस बोर्ड पे रहेगी। ये इस धारा 196 में, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसमें, 196। धारा 197 ये कहती है कि आप मान लो कोई मरम्मत वगैरह करवा रहे हो तो वहां पे एक होर्डिंग लगाना है कि भाई यहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है, ठीक है, मरम्मत का कार्य चल रहा है तो ध्यान रखें। ठीक है, या डाइवर्जन इधर दिया गया तो वहां पे रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, या जो भी है वहां पे सारी सावधानियां बरती जाएंगी। ठीक है, ये 197। अब 198 और 199 में एक साथ समझाता हूं आपको। 198 है, 199 है। अपन ने पढ़ा था पहले सुख सुविधाएं या आधारभूत सुविधाएं। सुख सुविधाओं का मतलब है कि जैसे वही क्या, जल निकास की व्यवस्था, सीवरेज लाइन वगैरह, विद्युत गैस लाइन वगैरह, ये सारी क्या है, या रोशनी की व्यवस्था, ये क्या है, सुख सुविधाएं। ठीक है, जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति ने कॉलोनी क्या की, विकसित करी, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है उन्होंने कोई कॉलोनी विकसित कर ली, या वैसे प्लॉट लेके, लोगों ने प्लॉट लेके अब वहां 20-50 लोग हो गए हैं, कॉलोनी सी बन गई है, तो वो सारी जो सीवर लाइन है, ये सारी सुख सुविधाएं हैं, नगर पालिका को बोलेगी साहब अब आप संभालो, जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। तो नगर पालिका इनके कहने पे वो उनका प्रभार खुद के ऊपर ले लेगी, जो भी खर्चा आएगा, और वो देख लेगी कि सारी चीजें नियमों से बनी है या नहीं, और वो अपना ग्रहण कर लेगी। लेकिन मान लो कोई अन्य एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, या कोई डेवलपर है, बिल्डर है, और उन्होंने कोई स्कीम, कोई कॉलोनी पहले से ही काटी थी और वहां पे बसाई है, उसकी पहले से ही अनुमोदन ले लिया था नगर पालिका से, अनुमोदन ले लिया है, और अब वो सुख सुविधाओं का नगर पालिका को देना चाहते हैं कि अब आप संभालो, ये जो लाइटिंग व्यवस्था है, ये सीवर लाइन है, जो पैसा लगेगा, वो जो प्रभार होते हैं, जो शुल्क होते हैं नगर पालिका लेती है, वो लेते रहना। नगर पालिका देखेगी हाँ इनको अनुमोदन दे रखा था, अब वो देखेगी कि वास्तव में 198 या और सारी चीजें जो उन्होंने नियमों से करी है या नहीं, और अगर नहीं करी है तो उनसे शुल्क लेगी, और उसके बाद वो खुद ग्रहण कर लेगी, और उसके बाद में नगर पालिका देख रेख रख रखाव उनका करेगी। ये आपका चैप्टर 11 कंप्लीट। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, मार्गों के कोनों पे भवन, मार्गों के कोनों पर भवन, क्या नगर मालिक, मैंने बताया था कि 2 मार्गों के कोनों पे उसकी ऊंचाई, घुमावदार, गोलाकार देख के किसी भाग को अर्जित कर सकती है, उसको तुड़वा सकती है, और जो अर्जित की गई भूमि है नगर पालिका जो क्षतिपूर्ति देख के और अपने में मिला लेगी।
ठीक है, ये मैंने बता दिया। 192 क्या है कि बहिर्गत भागों को पीछे करना, कि 183 के तहत अपने सार्वजनिक नियमित लाइन पढ़ी थी, उसके अंदर कोई बरामदा या सीढ़ी है तो उसको हटवा देगी, और कोई भवन का भाग उसमें कोई आ रहा है, कोई आगे के जो छज्जे वगैरह आ रहे हैं, तो जब भी वो पुनर्निर्माण जब भी करेगा उनको नगर पालिका क्या करेगी भाई, हटा दो। और कोई मान लो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन है और किसी दूसरे नगर पालिका की या दूसरे क्षेत्र की जो नगर पालिका में नहीं हो, उन लोगों का अगर उसमें कोई भी भाग आ रहा है तो उनको 15 दिन का नोटिस देगी कि भाई आप यहां से हटवा लो। ये धारा कौन सी है आपकी 192। फिर है 193, मैंने बताया भवनों की सतह है, यानी भवनों की सतह इस प्रकार नहीं हो या सतह इतनी नीचे नहीं हो कि जल निकास ही ना हो सके। यह क्या है 193, पढ़ा चुका हूं। 194 क्या, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। निर्माण से संबंधित उपबंध क्या है कि कोई भी नया भवन निर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है, या बहिर्गत भागों को निर्मित करना है, कोई भी कुआं या बोरिंग बनाना है, या कोई टावर लगाना है, तो क्या करना होगा, इनके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और वो आवेदन प्रस्तुत करने के साथ क्या होगा, हक का समर्थन में दस्तावेज कि वास्तव में उसी का लीगल पोजीशन है, वो अविवादित हक का शपथ पत्र कि कोई लफड़ा तो नहीं है वो, और कोई फीस वगैरह जमा कराई गई है तो उसकी रसीद की फोटो प्रति, और उसके साथ नक्शे भिन्न भिन्न रंगों में, कार्य का कोई ब्यौरा, और 6 स्थल योजना की साइट प्लान की 6 प्रतियां। और ये नक्शे किससे रजिस्टर्ड होने चाहिए, किसी भी आर्किटेक्ट, वास्तुविद और या अभियंता, या कर लो या अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित होने चाहिए, जो कि नगर सुधार न्यास, जयपुर विकास प्राधिकरण या राज्य के मुख्य नगर नियोजक से ये क्या हो, अटेस्टेड खुद हो। और 2 माह के अंदर ये नगर पालिका तय करेगी कि मंजूरी देनी है या नहीं। अगर 2 माह के अंदर अंदर नहीं है तो 1 माह का नोटिस देके वो आदमी काम चालू कर देगा। ठीक है। फिर अगर मान लो कोई 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला कोई भवन हो, 500 वर्ग मीटर से अधिक का कोई क्षेत्र हो, उसमें क्या होगा, राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर नियोजक की क्या करेगी, सलाह लेगी। और अगर मान लो कोई गैर आवासीय भवन है या बहुमंजिला भवन है तो वहां नगर नियोजक की सलाह लेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये फिर मैंने आपको बता दिया कि वहां उस साइट की, उस जगह की मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, चेक कर सकता है कि क्या शर्तों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। और 15 मीटर से ऊंचाई का अगर कोई भवन है तो अधिभोग प्रमाण पत्र भी उसको जारी किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब मैंने आपको बताया कि अगर 15 मीटर से ऊंचाई वाला भवन है, वो अगर गड़बड़ बनाया आपने तो उसमें जुर्माना कितना, 500 रुपए तो डेली, 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक। अगर आवेदन किए बिना निर्माण करता है, और यहां लिख लो कुआं और बोरिंग का भी, कुआं व बोरिंग का, तो उसके क्या होगा, 1 माह से 3 माह तक की जेल, 20,000 से 50,000 रुपए तक का क्या होगा, जुर्माना। अगर मंजूर योजना का उल्लंघन करता है तो 1 माह का 15, 3 माह का 45, 20 का 10, लेकिन 50 का 20, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर वास्तुविद व अभियंता, आर्किटेक्ट और आपका इंजीनियर गड़बड़ करता है तो उसको पहले तो ब्लैक लिस्ट में डालो। 1 माह से 2 माह का क्या लगाओ, जुर्माना। 5,000 से 10,000 रुपए तक का उस पर क्या लगा दो, जुर्माना। फिर नगर पालिका कर्मचारी गड़बड़ करता है तो 1 मास तक की उसको कारावास और 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो आगे। 194 में मैंने बताया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहां पे परमिशन कौन देगा, राज्य सरकार, लेकिन वहां फिर भी आपने बना दिया तो 20,000 का जुर्माना। फिर बता दिया मैंने कि जो अपन सोसाइटी बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, वो क्या होगा कि जो भी बिल्डर है या भवन निर्माता है, ठीक है, वो किसको देगा, रख रखाव के लिए निवासियों का एक एसोसिएशन संगम बना देगा। और उस बिल्डर के क्या कर्तव्य होंगे कि भैया तू पार्किंग सुविधाओं का इनको बता कि कहाँ पार्किंग सुविधाएं हैं, ठीक है, सुरक्षा से संबंधित कोई कार्य है, या फिर क्या करेगा कि जो भी आपकी मंजूरी ली थी, ठीक है, उसकी प्रति दो। आपके पास लिफ्ट है, वाटर सप्लाई कोई उपकरण है, जनरेटर है, उसके वारंटी दस्तावेज, और जो आपके सीवरेज लाइन है और वाटर सप्लाई है उनकी डिजाइन किसको, एसोसिएशन को दो।
ये उसका कर्तव्य होगा। धारा 196 कहती है कि भैया अनुमति व निर्माण के विवरण, जब आप उस पे बड़ी बिल्डिंग का, कोई भी बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, तो आपको वहां पे 4 बाई 4 फुट के बोर्ड पे क्या लगाना होगा, वो ब्यौरे दर्शाने करने होंगे। उसमें क्या क्या रहेगा कि निर्माण कौन कर रहा है और निर्माण के स्वामी का नाम क्या है, उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता। ठीक है। फिर अनुमति की संख्या और दिनांक, आप उस पे क्या क्या कर रहे हो, तलों की संख्या कितनी होगी, फ्लोर की पार्किंग इकाइयां कितनी होगी, और कार्य प्रारंभ कब किया और समाप्त कब करोगे। अगर गड़बड़ करते हो तो जुर्माना 50,000 रुपए तक का आपके जुर्माना लगेगा। कोई दिक्कत, ये वाली चीज है। फिर धारा 197 की मरम्मत अगर कर रहे हो तब आपको होर्डिंग लगाना पड़ेगा। भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर मरम्मत वगैरह कर रहे हो तो होर्डिंग लगानी पड़ेगी। कोई बेचारा आदमी सेट होके आ रहा है और आपने वहाँ होर्डिंग वगैरह नहीं लगा रही है, रात्रि में रोशनी वगैरह नहीं है, तो वो तो गलत बात है ना, उसके साथ गलत हो जाएगा। जुर्माना 1,000 से 2,000 तक, 50 से 100 रुपए तक। धारा कौन सी देखो 197, मैंने क्या बताया था, 189, 197, 254, 260, 269, इनमें जुर्माना क्या होगा, 1,000 से 2,000 और 50 से 100, अगर आपके याद हो तो, अगर आप बैठे हो तो याद करने के लिए। ठीक है। फिर 198, 199 मैंने बताया था, एक ही साथ सुख सुविधाओं का रख रखाव। ठीक है, सुख सुविधाओं का रख रखाव। सुख सुविधाओं में क्या आ गए, सड़कें, पुल, परिवहन, उद्यान, जल, गैस पूर्ति। ये तो ये एक ही साथ मैंने बताया था कि नियमों के अनुसार डिजाइन बनाई हुई है, सुसंगत बनाई हुई है, तो नगर पालिका उसका उत्तरदायित्व ले लेगी, नगर पालिका उसका सुख सुविधाएं ग्रहण कर लेगी। ठीक है। और इसमें क्या फर्क था, इसमें तो था कि पहले से अनुमोदित थी वो कॉलोनी, जो स्कीम या कॉलोनी है वो नगर पालिका द्वारा पहले से ही अप्रूव्ड थी। ठीक है। फिर भी वो ये जरूर देखेगी कि क्या नियमों के तहत बनाई गई है, ये चीज मैं बना चुके। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा, चैप्टर नंबर 11। अच्छी तरीके से मैंने आपको ये करवा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से। धारा 159 से 199। ठीक है। बड़ी आराम से आप इसको देखते रहो, इसको एक बार दोबारा देख लेना, और अगर आपको स्पीड धीरे लगती है तो तेज करके देख लेना, बाकी पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो मैंने चैप्टर 11 तक आपको करवा दिया है। अपनी बुक खरीद लो बढ़िया से, उसको लेके बैठो, बड़ी आराम से पढ़ो। कोई भी डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, हमेशा हमेशा आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।